When you can't find foreigners, you manufacture foreigners. And look at your audacity. You accuse an Indian army jawan of being an illegal migrant. How dare you? लाइट्स कैमरा आज़ादी एक ऐसा शो है जो हस्तियों को ढूंढ रहा है। ये वो हस्तियां हैं जिनने हमेशा समाज को चुनौती दी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा निडर, आत्मविश्वासी और अग्रिम रहे हैं। भले ही जनता ने कभी इन्हें सराहा ना हो, मगर इन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया है। हम इनसे बात करके इनका नज़रिया समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये लोग समाज को कैसे देखते हैं और ये सीखना चाहते हैं कि ज़िंदगी को बिना डरे कैसे जिया जाए। मेरा नाम है वंदित जैन और मैं इन कहानियों को आप तक लाने का बस एक माध्यम हूँ। लाइट्स कैमरा आज़ादी के स्टेट स्पेशल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टेट स्पेशल क्या है? ये एक ऐसा एपिसोड है जिसमें मैं स्टेट्स की स्टोरी आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो एक राज्य के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं या उस राज्य के लिए बहुत खास काम कर रहे हैं। इट्स स्टेट स्पेशल के मेरे पहले गेस्ट हैं अमन वदूद। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करके ऐसा लगता है कि ये शो उनके लिए बना है। अमन उनमें से एक गेस्ट है। ये मैंने क्यों कहा ये आपको शो के एंड में पता चल जाएगा। अमन एक वरिष्ठ वकील है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट रह चुके हैं और 2014 से गुवाहाटी हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। अमन भारत को दुनिया की नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ में रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसके कारण वो आज हमारे गेस्ट बने कि वो असम में जो भारतीय डिटेंशन सेंटर्स में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। असम के अंदर क्या चल रहा है, एनआरसी एक्सरसाइज कैसी थी, उसके क्या रिजल्ट्स थे, क्यों थे, किस बेसिस पे लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है, इस तरह की पूरी कहानियाँ आपको अमन से आज सुनने को मिलेगी। एपिसोड के बीच में अगर गूज़बम्स आ जाएं आपको तो मुझे मत ब्लेम करिएगा। तो बिना किसी विलंब के सीधे चलते हैं अमन के पास। 3, 2, 1। अमन वदूद, वेलकम टू लाइट्स कैमरा आज़ादी। Thank you for having me. अरे इट्स कंप्लीटली अ प्लेजर। अमन, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज इट लाइक टू बी एन आसामीज किड? आसाम में पलना बढ़ना बड़े होना कैसा था? Look, I was born in a village, right? So I maybe at the I came to Guwahati very early because my father used to work here. I used to visit Guwahati, but till class 10 I was in my village only. So there everything was fine. I mean, and my grandfather had lot of properties in village, and he was very my grandfather and father were both very popular. My grandfather was a religious leader. He was a peer, and my father contested election. He was a student union leader and quite popular. I mean, so that way I had a very I was very privileged. Till class 10 it was all about actually bat and ball cricket. So I did not think about anything else by then. I think the real evolution started when I shifted to Guwahati and then to Bangalore when there was a cultural shock. So yeah, till 10 it was all hunky dory. I mean, I really had a good upbringing, and I played a lot of cricket in the village only. It was not organized, but yeah, that para cricket, village cricket. So it was I would say a very happy childhood. लॉयर बनने की जर्नी कैसी थी? एंड ये बचपन से ही आपकी परवरिश ऐसी थी कि लॉ की तरफ आपका बैकग्राउंड था, झुकाव था, या स्लोली यू डिस्कवर्ड कि यार मुझे ना लॉ में जाना है? I used to read. I mean, my father was a voracious reader, and whenever I used to go from Guwahati to our home, when he came to our home in village, which is around 80 kilometers from Guwahati, so he used to bring all those magazines, Frontline, India Today. तो मुझे याद है वो वो बाबरी डेमोलिशन के बाद भी जो एडिशन निकला था उसका बारे में मुझे याद है पूरा। तब मैं शायद 6 साल के होंगे। तो so I used to read all those current affairs and all. So initially I want to become a civil servant, but when I started reading history in school and came to know that most of our freedom fighters were
were lawyer, studied law. So that was the first time when I toyed with this idea of studying law, but was not very sure. My parents wanted to make me become a doctor. I was very bad in maths and science. But yeah, slowly, steadily, when I started more reading, and when I came to Guwahati, when I started seeing the problem, तो एक्चुअली मेरा एक बैचमेट था, तो उसने आके मुझे बोला कि अच्छा तू तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता होगा। तो मैंने बोला कि भाई तो हमें पाकिस्तान मतलब आई वाज इन ए कंप्लीटली 100% मुस्लिम डोमिनेटेड विलेज। तो मुझे याद है कि गांव में एक ही टीवी हुआ करता था, तो हम लोग सब बैठ के खेल देखते थे, मैच देखते थे इंडिया पाकिस्तान का। और मुझे याद नहीं है किसी ने कभी पाकिस्तान को सपोर्ट किया हो, तो मुझे वो शॉक लगा कि भाई ऐसा क्यों यार, मुझे ये क्यों क्यों बोला कि मैं पाकिस्तान को क्यों सब। तो उसने मुझे पीठ थपका बोला साला गद्दार। तो मुझे वो लगा, तो मैंने इतना मैं बोला कि भाई ये क्या है भाई, ये कौन सा सीन है, मैं पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करूंगा। तो आई थिंक 11 में था, तो मैं धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि अच्छा तो मुस्लिम और सीन एज पाकिस्तानी सपोर्टर। तो मैं इतना नाइव था क्योंकि मुझे बाहर की दुनिया के बारे में शायद मुझे इतना पता नहीं था, ऑल्दो मैं मतलब तब सोशल मीडिया का तो एज था नहीं ये, तो उतना ज्यादा हेट मॉन्गरिंग भी नहीं था कि ट्रोलिंग वगैरह होता हो सोशल मीडिया वगैरह में, तो उतना पता नहीं था मुझे। और ये सब जो भी मैं पढ़ता था न्यूज़पेपर वगैरह एंड ऑल, तो उसमें इतना वो सब रिफ्लेक्ट नहीं होते थे कि अच्छा लोगों का माइंडसेट भी ऐसे होते हैं एंड ऑल दैट। तो धीरे धीरे फिर मुझे किसी ने कभी एक फ्रेंड ने बोला साला बांग्लादेशी, तो मुझे वो तब तक मुझे समझ में आ चुका था कि भैया अच्छा ऐसा सीन भी है कि मुस्लिम्स आर इन ए वे इन कुछ लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तानी है, या फिर क्योंकि मैं बंगाली मुसलमान हूँ तो मुझे वो बांग्लादेशी बोल दिया। तो वो धीरे धीरे मुझे लगा कि भैया अच्छा मुझे लॉ ही पढ़ना होगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत आज़ादी मिलेंगे बात करने का। तो वो आई थिंक बहुत ही नेसेंट स्टेज में था तब। जब मैं बैंगलोर गया, तो बैंगलोर इज अ वेरी गुड सिटी टू रीड। देयर आर लॉट ऑफ गुड बुक स्टॉल्स, गंगाराम, ब्लूजम्स, उसके बाद अभी वो पहले क्रॉसवर्ड हुआ करता था, अभी वो सपना बुक स्टॉल हो गया ब्रिगेड रोड के बगल में। तो मैं हर 15 दिन के बाद, ऑलमोस्ट हर 15 दिन में जाता था वहां पे। तो तब तो इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, ऑल्दो मुझे कभी मेरे पेरेंट्स ने कमी महसूस नहीं होने दी, बट आई यूज्ड टू लव मैकडोनल्ड्स ए लॉट। सो कभी कभी सोचा अच्छा मैं आज मैकडोनल्ड नहीं, मैं किताब खरीदूंगा। तो उस तरीके से मैं वहां पे बहुत पढ़ता था मैं बैंगलोर में, क्योंकि एक कल्चरल शॉक था, मैं थोड़ा आइसोलेट हो गया था कि अच्छा मैं तो अकेला हूँ यहाँ पे मुझे। तो फिर मैं धीरे धीरे पढ़ने लगा, तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। तो आई थिंक एक इवेंट था जो 2008 में एक दंगा हुआ था उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पे लिखा हुआ था नीचे टीवी में, आई थिंक वो टाइम्स नाउ था तब, आज का टाइम्स नाउ नहीं था, तब वो थोड़ा लिबरल हुआ करता था, आई थिंक हाँ टाइम्स नाउ ही था। तो वहां पे लिखा हुआ था कि क्लैश बिटवीन बांग्लादेशीज एंड ट्राइबल्स। तो मैंने नंबर उनका निकाला और उनको फोन किया मैंने कि भैया हाउ डू यू नो दैट दिस पीपल आर बांग्लादेशीज। उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा हमें लोकल सर्विस लोकल फोर्सेस ने बताया हमें। आई थिंक वो मे बी सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे। हमको सी लुक दिस इज व्हाट हैपेंस एवरी टाइम देयर इज ए क्लैश, communal clash or whatever, or when Muslims are massacred in Assam. So the entire debate shift from the gross violation of human rights, failure of law and order, to illegal migration. Muslims are branded as illegal migrants. If you see Nelly massacre, you read the 1983's reporting at that point of time. So a lot of people, a lot of media houses reported that the Bangladeshis has been killed. आज भी जाइए नेली में उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस, उनके चिल्ड्रंस है जो कि सर्वाइवर अभी भी जिंदा है, उनके नाम एनआरसी में है। आप उनका किताब पढ़िएगा। हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 1926 में 46 कांग्रेस सेशन जो पांडु में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, उसके बाद वो उस एरिया में गए थे, वो नौगांव एरियाज में गए थे। तो ही टॉक्स अबाउट दिस huts coming up here and there, and when he was asked he told that these are people from Mymensingh, and ये 1926 का बात है। और Mymensingh से लोग माइग्रेट बहुत बाद में हुआ था, उससे बहुत पहले ही ऑर्गेनिकली जो है
एस्ट वाइल बंगाल एंड सब्सिक्वेंटली ईस्ट बंगाल से लोग को माइग्रेट शुरू हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि भैया देखिए ये ऐसे ही होता है यहाँ पे, आप चेक कर लीजिए, ये बांग्लादेशी नहीं है, हमेशा हमेशा से ही ये ये डिबेट शिफ्ट होने का तरीका चलता आ रहा है। तो 2 घंटे बाद उसने मुझे मैसेज किया, टेक्स्ट किया कि आई यू काइंडली वॉच आवर चैनल एट 3 PM। तो जब मैंने देखा तो तब वहां पे लिखा हुआ था कि क्लैश बिटवीन मुस्लिम्स एंड ट्राइबल्स। वो भी मुझे लगता है ठीक नहीं है। जब भी क्लैश होता है आई थिंक 2 कम्युनिटी बोल दो, ये नहीं बोलना चाहिए कि मुसलमान और किसी और कौम में हो रहा है कि, तो वो भी एक, क्योंकि वो इंसाइट करते हैं लोगों को जब 2 कम्युनिटी का नाम देखते, तो आई थिंक 2 कम्युनिटीज बोलना सही था, लेकिन उन्होंने बांग्लादेशी हटा दिया था। तो तब भी मैं थोड़ा वो था कि भैया अच्छा सिविल सर्वेंट बने कि लॉयर बने। और उस टाइम तो लाइक मेरे रूम में टीवी था, 2007 में मैंने टीवी खरीदा था, जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप होगा, छोटा सा मैंने ओनिडा टीवी खरीदा था अपने हॉस्टल रूम में। तो मैं ये बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, इनका शो बड़ा देखता था मैं। डिबेट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो आई यूज्ड टू फाइंड माई सेल्फ समवेयर इन द डिबेट टेकिंग साइड। So I thought that look, maybe सिविल सर्वेंट अगर मैं बनता हूँ तो मैं अपना आवाज खो दूंगा, मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं वो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इफ यू डोंट टेल योर ओन स्टोरीज नो वन एवर विल। तो आई थिंक वो वो इंसिडेंट एक ऐसा इवेंट था जिसने मेरा नजरिया बदल दिया और मेरा गोल बदल दिए कि भैया अच्छा ना, मुझे सिविल सर्वेंट तो बिल्कुल नहीं बनना है, मैं तो वकील ही बनूंगा। तो बाद में 2010 में मैंने मिस्टर प्रशांत भूषण के साथ इंटर्नशिप किया, तो मैंने देखा कि ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन कैसे होते हैं। एंड आफ्टर दैट आई लॉ डिग्री पाने के बाद मैं दिल्ली गया और वहीं पे मैं प्रैक्टिस शुरू कर दिया मैंने। अब मैं आपकी बात एक्चुअली वैलिडेट कर सकता हूँ, क्योंकि जो सेकंड गेस्ट थे मेरे पॉडकास्ट में, कनन गोपीनाथन, उनका वन ऑफ द रीजंस छोड़ने का प्रैक्टिस यही था कि आप सरकार को सवाल नहीं कर सकते अगर आप सर्विस के अंदर हो तो और अगर आप में वाकई में जज्बा है सिस्टम में काफी कुछ चीजें ठीक करने का, तो वो बाहर से भी काफी एफिशिएंटली हो सकती है। खैर, मैंने आपने अपने बचपन के स्टिग्मेटाइजेशन की बात करी है, एंड मतलब आप तो शायद डबल स्टिग्मेटाइज थे, मतलब एक मुस्लिम होने के कारण और दूसरा बांग्लादेशी मुस्लिम का जो स्टिग्मेटाइजेशन था बिकॉज आप बंगाली बोलते थे। तो वो काफी, मतलब हाउ डिड इट इफेक्ट योर थिंकिंग, वो उसने आपको कैसे शेप करा? देखिए मैं खुद को असमीसी समझता हूँ, क्योंकि मुझे बांग्ला पढ़ना इसीलिए आता है कि मुझे असमीज पढ़ना आता है। मैं पढ़ता तो मैं असमीसी हूँ बचपन से। मैं दो आई वाज इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, माय फादर एस्टैब्लिश्ड अ स्कूल एंड बट एक सब्जेक्ट हुआ करता था असमीज, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था असमीज पढ़ना। जो न्यूज़पेपर है, जो सॉन्ग्स है, मैं खुद को जब भी हार्ट ब्रेक होता था कॉलेज में तो मैं जुबिन के गाना सुनता था राधा देन की कोई बंगाली सॉन्ग। मुझे उतना आता भी नहीं है बंगाली सॉन्ग एंड ऑल, क्योंकि ये कल्चर है, मतलब दैट्स हाउ आई वाज बोर्न। वो भूपेन हजारिका गाना सुन के, जुबिन गार्ग बहुत बड़ा क्रेज था जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, बहुत बड़ा क्रेज था। तो वो अभी भी मुझे व्हेन आई लिसन टू जुबिन गार्ग सॉन्ग, असमीज सॉन्ग, आई कैन रिलेट माई सेल्फ मोर विद जुबिन सॉन्ग रादर देन ए बंगाली सॉन्ग। मैं घर में मैं बंगाली बोलता हूँ, मैं मेरा एक्चुअली जो आई एम ए बंगाली मुस्लिम, बट वो जो है क्योंकि यहाँ पे जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप और अभी भी अब गांव में भी जाओ तो इतना कोई बंगाली, वो कल्चर्ड बंगाली नहीं है, मतलब कोई ऐसा बंगाली कल्चर से कोई बड़ा नहीं हुआ है। पता नहीं मैं कैसे इस चीज को आर्टिकुलेट करूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट असमीज। क्योंकि आप रेडियो पे असमीज गाने सुनते हो, आप स्कूल जाते हो तो असमीज किताबें पढ़ते हो, न्यूज़पेपर आप असमीज पढ़ते हो, जो आपका वर्नाकुलर डिजिटल मीडिया है वो असमीज में है, जो हमेशा जो आप जो सॉन्ग सुनते हो वो असमीज है। तो वो एक आपका साइकी में आ जाता है कि अच्छा आप डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर एक्चुअली ए बंगाली मुस्लिम, दैट वी assert ourselves as Assamese। और इसका आई थिंक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 19 इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके जनरेशन ने पूरा असमीज लैंग्वेज को अपना मदर टंग बना लिया था। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट कम्युनिटी हु गिव अप देयर ओन मदर टंग।
and accept Assamese as the mother tongue. आज भी हम सेंसस में Assamese ही लिखते. I think because of Bengali Muslims community, Bengali Muslims contribution, Assamese become the official language of Assam. That's how the language bill was passed in Assam, and it was an Assamese become an official language. क्योंकि लोअर असम के जितने भी बंगाली मुस्लिम एमएलए थे सबने एसामीज लैंग्वेज के लिए वोट किया था. तो मैं खुद को आई हैव ऑलवेज सीन माई सेल्फ एज एन एसामीज, बट धीरे धीरे मैं समझता गया, क्योंकि 90s में ये जो बांग्लादेशी इशू है ये इतना ज्यादा नहीं था, कुछ खास नहीं था इतना. वो 80s में जब असम मूवमेंट के बाद एजीपी गवर्नमेंट में आ गया, उसके बाद कंपैरेटिवली पीस था थोड़ा बहुत. यहाँ पे बोडो लैंड एरियाज में जो मिलिटेंट्स ग्रुप थे वो वायलेंस करते थे, अदरवाइज कहीं पे भी कुछ ऐसे मतलब कोई क्लैश नहीं हुआ. और आई थिंक वो एक रिपोर्ट था 1998 में एसके सिन्हा का, जो एकदम बिगटेड रिपोर्ट था, कम्युनल रिपोर्ट था. उन्होंने तब कोई इशू ही नहीं था इलीगल माइग्रेशन का. उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया कि अच्छा भैया, जो मुसलमान डोमिनेटेड एरिया है वो एक दिन आएगा कि दे विल डिमांड टू मार्च देमसेल्फ विद बांग्लादेश. वो फिर से शुरू हो गया कि वो बांग्लादेशी इश्यूज एंड ऑल. तो एंड देन अभी जो है, जो अभी प्रचलन में देख रहा हूँ पिछले 7-8 सालों से, तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टार्टेड सेइंग अच्छा बंगाली मुस्लिम को हम एसामीज नहीं मानते, हम नहीं मानते इनको, ये एसामीज नहीं हो सकता. जब मैं खुद को बचपन से एसामीज मानता आ रहा हूँ, अब मुझे बोला जाता है कि भैया तू तो एसामीज नहीं है. तो ये अभी फिर से एक लोग थोड़ा असर्टिव हो गया कि अच्छा ठीक है, हम लोग बंगाली मुस्लिम है, हम लोग मियाँ हैं, क्योंकि बंगाली मुस्लिम को यहाँ पे मियाँ बोला जाता है, मियाँ मुसलमान. मियाँ इज ए वर्ड विच मीन्स रेस्पेक्ट. अल्लाह को भी मियाँ बोलते हैं. अब शाहरुख खान का वो मूवी है, क्या नाम था उससे, वो उनको जो डायलॉग था कि मियाँ भाई का डायरिंग, तो हर जगह पे आप जाओ मुसलमान को मियाँ भाई बोलते हैं लोग. तो यहाँ पे भी वो मुसलमान को मियाँ कहा जाता है. और मियाँ एक पेजोरेटिव वर्ड हो गया यहाँ पे, कि मियाँ मतलब कि जैसे लोग दलित को देखते थे कि निचले जाति का है, उस हिसाब के देखने लगा. उस हिसाब से हो गया ये वर्ड कि मियाँ है. तो अभी लोग हैव टेकन, पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग प्राइड इन कॉलिंग देमसेल्व्स मियाँ. I don't use that word very often, क्योंकि मुझे अभी आइडेंटिटी से ज्यादा अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो है to uphold the rule of law. That's what I mostly talk about. But हाँ, ये डेफिनेटली जो है आपका जो क्वेश्चन था, मैं कहाँ से कहाँ चला गया मैं. तो जो क्वेश्चन था कि कैसे आपका ये अफेक्ट हुआ, डेफिनेटली बहुत अफेक्ट हुआ जब मुझे कहा गया कि भैया आप तो हमारे नहीं हो, आप अलग हो. तो वो हर किसी के उसमें होते हैं. वो अफेक्ट करता है. मेरा भांजा है जो जब वो 7 साल का था, बहुत ही एलिट स्कूल में पढ़ता है, तो वो एक दिन आके मुझे बोला कि अच्छा मैं तो कभी किसी को बोलता नहीं मैं बंगाली हूँ. तो मैं बोला कि अच्छा, मैं तो जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पे सब बंगाली मुस्लिम थे और बंगाली हिंदूज थे, क्योंकि हमारे एरिया ही बंगाली एरिया है, वहाँ बंगाली हिंदूज और मुस्लिम ही थे. तो हमने ये कभी फील नहीं किया. लेकिन आज के बच्चे, आज के जनरेशन में देख रहा हूँ, जो मुसलमान बच्चे, बंगाली मुस्लिम बच्चे हैं, वो शायद स्कूल में ये सब फेस करते हैं. और उनके जो है ये बड़ा ही जो है ये जो स्टिग्मा जो है, उनको मेंटली बहुत डिप्रेस करता होगा. मैं तो जब बड़ा हुआ, जब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा, तब मुझे कहा गया था. बट जब मैं 7-8 साल का था, तब तो मैं मतलब हमारे एरिया में थे, तब उसमें कभी किसी ने मुझे इस तरह से टोका नहीं है. और कभी मुझे 10th के पहले मुझे कोई फील भी नहीं हुआ. अब जो है, अब मैं सब कुछ समझता हूँ, तो अब मुझे इतना वो अफेक्ट करता नहीं है. पहले करता था कि भैया अच्छा मैं तो इनके आई एम डिफरेंट. बट वो मैं जनरलाइज नहीं करता. बहुत लोग हैं जो कि ग्रेटर असमी सोसाइटी में बिलीव करते हैं, जिनके दिमाग में ये सब आता नहीं है, जो कि बंगाली मुस्लिम की जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स असमीज लैंग्वेज वो एक्नॉलेज करते हैं. जो जिस तरीके से बंगाली मुसलमान जो है वो एसिमिलेट होते गए असमी सोसाइटी के साथ, वो एक्नॉलेज करते हैं. तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है. और मैं तो अभी जो है मैं अच्छाई को देखने की कोशिश करता हूँ. और जो लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं,
मैं उसी चीज को मैं देखने की कोशिश करता हूँ। और ज्यादातर इन सब चीजों में मुझे अभी ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है। कोई कुछ भी बोले, बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया में मुझे गाली देते हैं कि बांग्लादेशी है, वो सब मुझे, आई मीन इफ देयर इज वन थिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ, और पता नहीं ये प्राउड होना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो फिर जेनोफोबिक की थोड़ा जेनोफोबिक हो जाता है। आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे हमेशा से ये गर्व होता है कि मैं इंडियन हूँ। मैं जब भी मैं बाहर जाता हूँ, मैं जब मुझे पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इंडिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं खुद को इंडियन बोल रहा हूँ। और जब जब से मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया, तो मुझे जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फाउंडिंग फादर्स का जो जो आइडिया था हमारे देश को फाउंड करने में, उसमें बहुत बिलीव है मुझे, बहुत गर्व है मुझे। और अभी सारा जो काम है मेरा, इंशाल्लाह मैं इसी में मैं लगा हूँ कि आई वांट टू अपहोल्ड द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई वांट टू अपहोल्ड whatever I in my own little way I want to do, my everything, whatever I want to do to uphold the idea of the constitution. I want to uphold the values enshrined in the constitution. अमन, आपने ना एसएमईज होने पे काफी स्ट्रेस करा, तो एज समबडी, जो मैं जैसे एक नॉर्थ इंडियन पार्ट से आता हूँ, एक हम जिस तरफ से है ना, जनरल नॉर्थ ईस्ट का और आसामीज कल्चर के बारे में भी काफी इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस टू एन एक्सटेंट की मतलब पता ही नहीं है कि वो कल्चर कैसा होता है, वो क्या चीजें होती है उस कल्चर में। तो क्या आप थोड़ा सा बताएंगे कि व्हाट इज इट लाइक टू बी एन आसामीज, और आसामीज कल्चर क्या है, व्हाट इज इट लाइक टू लिव इन दैट स्टेट? क्या आपके कुछ यूनिक प्रैक्टिसेस है जो आप फॉलो करते हैं बिफोर वी मूव इनटू अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? देखिए, असमीज लोग जो है बहुत ही वार्म है और बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखेंगे, इतना ज्यादा पहले भी इतना ज्यादा हेट मॉन्गरिंग नहीं था यहाँ पे। आई थिंक वो असम मूवमेंट के दौरान जो भी कुछ वायलेंस हुआ था, अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनल राइट यहाँ पे बहुत ही कम हुआ है, बहुत ही कम। एक असम को शंकर अजान का देश बोला जाता है। जो दो महापुरुष थे, एक अजान फकीर थे जो कि पीर थे, और जो शंकर देव है, जो उनका जो एक आइडिया था, तो दोनों ही जो है बहुत ही एक जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है, आई थिंक दोनों के आइडिया भी वही थे। तो असम को हमेशा से ही शंकर अजान का लैंड बोला जाता है, और कम्युनल हार्मनी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था, अभी भी बहुत लोग करता है। लेकिन एक चीज अभी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि जो कि पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, जो कम्युनल डिवाइड है, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो गया यहाँ पे, जो कि बहुत ही डिस्ट्रेसिंग है। बट लाइक आई सेड, एक सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, वो हर किसी में है। आप किसी भी सोसाइटी में चले जाइए। लेकिन हाँ, कम्युनलाइजेशन जो है अब थोड़ा बढ़ने लगा है, बिगटरी थोड़ा बढ़ने लगा है, वो काफी डिस्ट्रेसिंग है। अदरवाइज आई थिंक पीपल हियर आर वेरी वार्म। अगर आप डायरेक्टली कल्चर के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो जो फेस्टिवल्स है वो बहुत इंक्लूसिव है। उसमें हर कोई जो है, बिहू हो, जैसे अगर बिहू हो तो हमारे घर में पीठा बनते हैं, और ये यहाँ का फेस्टिवल भी जो है बहुत इंक्लूसिव है। उस तरीके की नहीं है जो कि जिससे हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। आई थिंक इनहेरेंटली जो यहाँ का कल्चर है वो बहुत ही इंक्लूसिव है। Whatever the recent development is a different thing, but otherwise the culture is very inclusive. That's what I have always felt. बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली आपने अमन की, कल्चर बहुत इंक्लूसिव है आपका, पर एट द सेम टाइम मैं अगर बात करूं तो इन दैट रिस्पेक्ट ओनली, तो असम अकॉर्ड क्यों आया था और उसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? अगर वो इतना इंक्लूसिव कल्चर हमेशा से रहा था, तो वो ऐसा क्या सेंटिमेंट डेवलप हुआ था 80s में कि असम अकॉर्ड को एक्चुअली में आने की जरूरत, रिक्वायरमेंट पड़ी थी?
देखिए जो ये एंटायर मूवमेंट था अगेंस्ट नॉन इंडिजिनियस पीपल, तो वो असम मूवमेंट डायरेक्टली एक कम्युनल मूवमेंट नहीं था वो। उसमें मतलब फिर मुझे बहुत ब्रॉडली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। देखिए, यू नो व्हेन आई विल हैव टू स्पीक अबाउट, आई थिंक, लिटिल अबाउट द माइग्रेशन हियर। तो जब ब्रिटिश यहाँ पे आने लगा तो दे ब्रॉट बंगाली हिंदूज अलोंग विद देम, एंड उसके बाद धीरे धीरे जो 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 बंगाली मुस्लिम्स है, जो बंगाली मुस्लिम पेजेंट्स है, वो आने लगे। अभी का जो बांग्लादेश है और जो असम है, उसमें ज्यादा दूरी नहीं है। आई मीन जहां से माइग्रेशन हुआ था, आई थिंक द हाईएस्ट डिस्टेंस ऑफ माइग्रेशन वुड बी ओनली 500 किलोमीटर, राइट? तो माइग्रेशन स्टार्टेड मच मच बिफोर पार्टीशन। आई मीन मे बी 100 साल पहले पार्टीशन के स्टार्ट हुआ था। बाय 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो असम और ईस्ट बंगाल जो अभी बांग्लादेश है, वो ईस्ट बंगाल के पार्ट थे। और 6 साल तक कैपिटल ढक्का था असम का भी, तो एक ही प्रोविंस था। तो ब्रिटिश ने काफी 1905 से जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद से काफी प्रमोट करने लगे। तो तब थोड़ा एक्सोडस हुआ था, बहुत सारे लोग आए थे। आई थिंक 1930s तक जो सेंसस कमिश्नर है वो बोलते कि 500,000 लोग आया था। काफी हिस्टोरियन है जो एग्रेरियन हिस्ट्री, राधा कमल मुखर्जी, उनका एक बुक है, वो बोलते हैं कि अराउंड 1 million पीपल केम बाय 1930s। तो तब थोड़ा जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब लोकल कम्युनिटीज में ये रेजिस्टेंस था कि नहीं, अच्छा बाहर से लोग आ रहे हैं जो कि कल्चरली सिमिलर नहीं है। और तो एक लाइन सिस्टम भी था 1920s में कि अच्छा इसके पहले जो है बंगालीज जो कि ईस्ट बंगाल से आ रहे हैं, इसके ऊपर नहीं आ सकते। तो रेजिस्टेंस तो तब से ही था। जब पार्टीशन हो गया तब 1951 का मुस्लिम पॉपुलेशन 24.7% है। पार्टीशन के बाद स्टेट ऑपरेशन काफी थे, पर्टिकुलरली ऑन बंगाली मुस्लिम्स। आर्बिट्रेरली काफी लोग को थ्रोन आउट किया गया। उसके बाद क्विट इंडिया नोटिसेस भेजे गए, बट वो उस तरीके से कोई राइट वगैरह नहीं होता था कि जो पोलराइजेशन है उस तरीके से नहीं होता था। स्टेट ऑपरेशन डेफिनेटली होता था बंगाली मुस्लिम्स के ऊपर। तब 1960s में जो है वहां पे ईस्ट बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में, तो वहां पे जो ईस्ट पाकिस्तान, जो बंगालीज और उर्दू स्पीकिंग लोग में, जो वेस्ट पाकिस्तान में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू हुआ, तब जो है लोगों के बहुत एक्टिविटीज हुए वहां पे ईस्ट पाकिस्तान में। तो बहुत सारे बंगाली हिंदूज इंडिया माइग्रेट हुए थे और काफी लोग जो है तादाद पे वो असम आए थे। ऐसा कहा जाता है कि बहुत मुसलमान भी आए थे, लेकिन मैं इन केसेस को हैंडल करता हूँ, मुझे तो नहीं मिलता है कि कोई पार्टीशन के बाद आया है। लेकिन सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, बंगाली हिंदूज डेफिनेटली केम। तो वो एक फिर से वो आ गया कि अच्छा भैया फिर से जो है लीगल माइग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। 1947 से जो पहले का तो दैट वाज नॉट इलीगल माइग्रेशन, दैट वाज अ लीगल माइग्रेशन, बिकॉज वो यूनाइटेड इंडिया थे, ब्रिटिश इंडिया थे तब। सो 1979 में एक मंगलदोई का एक MP died, so there was a by election, and that's when this report came out that in the voter list there are lots of Bangladeshis names have entered, and then this entire movement started against foreigners, bohiragoto bolte jo bahar se aaye hue. So that was not only against Muslims, that was both Bengali Hindus and Bengali Muslims. So even in Neli predominant, I mean everyone killed was Muslims, but in other places there where Bengali Hindus were also killed. In some places the Bodos were killed. So out and out, it was not a completely communal movement. But if you read Mr. Hiren Gohai, he says that how RSS gave a communal twist into it. I think if I'm not wrong, Shekhar Gupta has also written in his book, which is not in a publication now, that some RSS leader in a hotel he apparently he told, अच्छा ये तो मतलब हमारे लोगों को ऊपर क्यों, मतलब he meant Bengali Hindus.
But despite that, here, if you see, when they speak about any ASU or what they speak about illegal migrants, they means both Hindu, Bengal, I mean Muslims and Hindus. Assam is one state where they are protesting against CAA because they don't want illegal migrants from either of the religion. In other part of the country, the protest against CAA is mainly because it is against the secular ethos of the country. It is against the violation of the basic structure, Article 14, and because it is projected as that as a combo with NRC. That is why people are protesting outside Assam. But in Assam, people are protesting CA because they don't want illegal migrants, whoever it is, and because the CAA will bring non-Muslims. Despite that, Assam is protesting against it. So the nature of protest here against illegal migration is not entirely communal. But there are people who always tried to make it communal. But जो larger Assamese society है, whenever they speak against illegal migration, they means both whoever it may be. I mean, whichever religion they belongs to. अमन, थोड़ा सा सिचुएशन बताएंगे कि कैसे असम अकॉर्ड के पहले क्या सिचुएशन थी और असम अकॉर्ड में वो क्या ऐसे बातें लिखी गई है और वो सिचुएशन बाद में क्या बन गई थी असम में, कि हाउ डिड इट गॉट बेटर और वर्स और डिड नॉट? See, before, if you see it, technically, अगर आप मतलब जिस तरीके से फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है, आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो देखिए फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल तो सेटअप था, वो तो 1960s में 64 में शुरू हुआ था, बट वो कंटिन्यू नहीं हुआ था, वो कुछ देर बाद वो बंद हो गया था फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल. तो असम अकॉर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट वो था कि इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेक्ट करना है और उसको डिलीट करना है ना. तो 1983 में IMDT एक्ट आया था जिसके तहत बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट में था. So then there was IMDT tribunal after the Assam Accord. The IMDT tribunal was established, and where people used to accuse of being illegal migrants. And उससे पहले वो इस तरीके से जो है इतना मतलब ड्यू प्रोसेस की तरीका नहीं था तब. Arbitrary people used to be sent quit India notices. उसमें कोई ड्यू प्रोसेस का कोई चीज नहीं था, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ नहीं, किसी को भी पकड़ के आप क्विट इंडिया नोटिस भेज दो. तो this has actually paved the way for a trial before declaring a person or throwing a person out of the country. Although what I have seen that जो कि investigation wing था, that's border police then, and then from 1997 the election commission, they always accused Indian citizens of being illegal migrants, either Bengali Hindus or Bengali Muslims, without an investigation whatsoever. Randomly people were picked up and they used to be accused of being illegal migrants. So that is the difference what I see, that before 1985 there was no this although border police was there, but people were not accused as illegal migrants institutionally the way it started after the Assam Accord, after the establishment of the IMDT tribunal. So that is the difference what I see, because I'm a lawyer, so I'm talking about this how I see it legally. Politically मैंने ज्यादा उतना डीपली, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा कि पहले कौन सा वो था उसके बाद क्या हुआ. तो आई सी इट इन दिस वे कि यस. तो जो क्लॉज 5.4 है असम अकॉर्ड का, जो स्पेसिफिकली कहता है कि नेम ऑफ फॉरेनर्स सो डिटेक्टेड विल बी डिलीटेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स इन फोर्स and such persons will be required to register themselves before registration offices of the respective district in according to the provisions of Registration of Foreigners Act 1939. तो ये डिटेक्शन के लिए
क्या प्रोसेस था ये? IMDT के थ्रू डिटेक्शन होता था या वाज देयर, इज दिस द टाइम की पहली NRC का कल्पना तब की गई थी? तो वो नहीं देयर नहीं, इज देखिए, जो जो असम अकॉर्ड टॉक्स अबाउट डिटेक्शन ऑफ फॉरेनर्स, है ना, डिलीशन ऑफ देयर नेम फ्रॉम द वोटर लिस्ट, एनआरसी का मेंशन वहां पे नहीं था. ऑल्दो apparently there were memorandum being submitted before 1985 that 1951 के एनआरसी के हिसाब से जो है वो होना चाहिए. असम अकॉर्ड के हिसाब से जो एक इम्पोर्टेंट वो हुआ था, वो आप कह रहे हैं कि जो 11/1966 से पहले जो हिंदुस्तान में आया था वो इंडियन है. 11/1966 टू 24 मार्च 1971 तक जो आए थे, उनको अगर डिटेक्ट किया जाता है तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा FRRO के पास. तब से उनका 10 साल वोटिंग राइट विल बी curtailed. They will remain as an India. I mean, they will, and then they will get the voting rights. Between this time, they will be called as an Indian citizen, but they will not get the right to vote for 10 years. And anyone who came after 25th March 1971 is an illegal migrant. So, because of Assam Accord, Section 6A was inserted into the Citizenship Act. That was a major difference which happened after the Assam Accord. So, the cutoff date for the rest of the India is different. For Assam, it is different because of the Assam Accord. But there was no mention of NRC in the Assam Accord. तो ये NRC की डिस्कशन आई कब, और वो इम्प्लीमेंटेशन, जो NRC का फर्स्ट इमेजिनेशन था और जो एक्चुअली में NRC बनी, देयर वाज आई थिंक काफी डिफरेंस था. तो वो डिफरेंस क्या था और वो NRC तक हम कहाँ पहुंचे? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क. लुक, ये जो सेक्शन 14A है सिटीजनशिप एक्ट का, जो वाजपेयी गवर्नमेंट ने लाया था, सो दैट टॉक्स अबाउट पोटेंशियल NRC, या पोटेंशियल नेशनल आइडेंटिटी कार्ड. एंड उसके बाद जो सिटीजनशिप रूल्स 2003 आया, दैट टॉक्स अबाउट, आई मीन द एंटायर थिंग इज लेड डाउन देयर कि NRC होगा, NPR होगा, and NPR will be the foundation for NRC. So there were talks that there was the MOU signed between the center and and ASU that there will be an NRC in 2005, I guess, that there will be an NRC in Assam. So उसके बाद 2010 में एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया. फिर द माइनॉरिटी स्टूडेंट बॉडी वाज नॉट हैप्पी विद इट. उसमें कुछ ऐसे क्लोजेस थे कि they were not happy, and then there was they protested in Barpeta, and police opened fire. I think 4 or 5 people died there. So the process stopped there. I think 2009 there is a NGO called Assam Public Work. They went to the Supreme Court for implementation of the NRC, and 17 December 2014 the Honorable Supreme Court said set a time frame for implementation of the NRC according to the citizenship rule. Yeah, in 2009 the schedule was added to Rule 4A of the citizenship rules, which talks about the implementation of the NRC in Assam, and which was completely different because it doesn't talk about NPR and all. It was a completely different process where there was in the rest of the country the process is house to house enumeration. Here in Assam you will have to go and apply for NRC. So that is according to the 2009 schedule of 2003 rules. So that's how the evolution of NRC happened in Assam. एंड जब तक ये NRC की डिस्कशंस हुई थी तब तक आई थिंक एक सेंटिमेंट असम में काफी डेवलप हो चुका था, क्योंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि देयर वाज दिस सेंटिमेंट कि अंदर वाला है बाहर वाला है, बहुत इलीगल माइग्रेंट्स आ चुके हैं असम में, बिकॉज हम हमेशा से कहानियां सुनते हुए आए थे कि असम में काफी इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश में आ चुके हैं. तो जो मुझे अभी तक बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि वाई एक तो असम में NRC क्यों कराई? वाज इट बिकॉज दे थॉट कि वहां पे इलीगल माइग्रेंट्स बहुत है, या व्हाई वाज असम चोजन एज द फर्स्ट NRC स्टेट? See,
जब ये पूरा मूवमेंट हुआ, आसाम मूवमेंट, तो अभी तो अपनी फेक न्यूज का जमाना अभी हम सुन रहे, तो तभी बहुत फेक न्यूज चलता था कि इधर आर मिलियंस ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स हियर। कोई किसी ने पता अपेरेंटली किसी ने 2 करोड़ भी बोल दिया, और बहुत लोग उसको यकीन भी करने लगे। तब आई थिंक एंटायर नॉर्थ ईस्ट का पॉपुलेशन 2 करोड़ नहीं था। तो स्लोली इन स्टीडली जो भी लोग बंगाली मुस्लिम्स जो भी माइग्रेट हुआ था 19th सेंचुरी से, मिड 19th सेंचुरी से, उन सबको वो ब्रांड होते गए कि अच्छा ये सब बांग्लादेशी है। They were seen as Bangladeshis. 2000 और कुछ अमेजिंग जो नंबर्स है वो है, आई थिंक 1997 में इंद्रजीत गुप्ता जो है होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि देयर आर 4 मिलियन इलीगल माइग्रेंट्स इन असम। उसके बाद जो ये बिगेटेड, कंप्लीटली कम्युनल, प्रेजुडाइज्ड एक वहियत रिपोर्ट जो एस.के. सिन्हा ने लाया था, उसमें पूरा कम्युनल कर दिया। उसमें तो वो इलीगल माइग्रेशन का जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान को ठहराते। वो रेडिकलिज्म, इस्लामिक रेडिकलिज्म की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि ये पूरे जो है बंगाली मुस्लिम, जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट एक दिन बांग्लादेश का मार्च हो जाएगा। अभी उनका 22 साल हो गया और हिंदुस्तान वही के वही है। तो इस तरीके के जो रिपोर्ट थे, आई थिंक 2014 में एक श्री प्रकाश जायसवाल थे जो MOS होम था, उन्होंने भी बोल दिया कि असम में 50 लाख बांग्लादेशी है। नेक्स्ट डे ही गिव ए क्लैरिफिकेटरी नोट दैट देयर आर नो इलीगल, उन्होंने क्लैरिफिकेटरी रिपोर्ट दिया था कि द रिपोर्ट वाज बेस्ड ऑन सम हियरसे थिंग एंड नॉट ऑन एनी एम्पिरिकल डेटा एंड ऑल। इस तरीके के उनका जो क्लैरिफिकेटरी नोट था। तो ये जो स्टेटमेंट था एस.के. सिन्हा का हो या श्री प्रकाश जायसवाल का हो या इंद्रजीत गुप्ता का हो, ये सब जो है ये एक जजमेंट था। श्री प्रकाश जायसवाल का तो नहीं कोट किया था 2005 में, जब 2001 में वो चैलेंज किया था IMDT एक्ट को सर्बानंद सोनोवाल ने, जो आपका चीफ मिनिस्टर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जो है एस.के. सिन्हा का रिपोर्ट को वैलिडेट कर दिया, एकदम उसको गॉस्पेल ट्रूथ बना दिया। और बिल्कुल उसी के ऊपर एक बिगॉटेड कम्युनल रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया, बोला कि there is a violation of Article 355 in Assam, and Assam has center has failed to protect Assam from external aggression and internal disturbance. तो that's how, I mean, जो नैरेटिव बनता गया कि असम में पूरे सब जो है बांग्लादेशी है। तो जितने भी लोग माइग्रेशन डेफिनेटली हुआ था, वो तो 1826 से शुरू हो गया था, जब से ब्रिटिश आने लगे। अब 1947 तक जो भी माइग्रेशन हुआ था वो तो नहीं है ना, वो तो आपका इलीगल माइग्रेंट्स नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1951 का जो आप पॉपुलेशन सेंसस उठा के देख लीजिए, 24.7% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, राइट। मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट ज्यादा है क्योंकि उनमें इलिटरेट लोग ज्यादा है। पीपल आर मोर पुअर। जो BPL के नीचे बहुत सारे लोग हैं। अभी भी आप आइए तो पूरा जो लेबर फोर्स है वो बंगाली मुस्लिम का ही है। तो इसमें फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ता गया। लेकिन मैं आज के डेट में जितने भी मैं केस करता हूँ, अराउंड 300 के आसपास मैंने केस किया है, जो लोगों को जो इलीगल इमिग्रेंट एक्यूज करते हैं, और पीपल इन डिटेंशन सेंटर, और पीपल who have been declared as foreigner. I am yet to come across any foreigner. So where did the foreigner go? Look at the NRC. I mean, NRC was a very, very stringent process, very harsh. There were several rounds of verification, and it was completely on documents, right? You'll have to give documents prior to 1971. And even the judgment, the Honorable Supreme Court judgment, it quoted that Sri Prakash Jaiswal's statement without quoting the clarificatory note. In a way, it validated illegal migrants in Assam. What happened? After the such a 5 years of stringent process, how many people did you find? You find only, and I always use this word, only 1.9 million people. And you go and meet each and every person. See how many of them are foreigner actually. Every person I meet, they're Indian citizens, including my cousins. My uncle, auntie's names are there in the NRC. My cousins' names are not there. Phenomena hai. If parents' names are there, children's names are out. Women, entire family is there. One daughter who is married, her name is not there in the NRC. 2 daughters who are married, their name is not there in the NRC. Go and meet Bengali Hindus. Most of them who are excluded have this citizenship refugee certificate.
which was given to them in 1965 or before that. These are not illegal migrants. These people who came before 1966 or before 25th March 1971, they have been regularized. They are citizens of India. So where did the illegal migrants go? Who monitored the NRC? Honorable Supreme Court monitored it. Who executed it? This government, the BJP government executed it. Now you can turn around and say, we don't believe this NRC. Just because you believed in lies, in propaganda, that there are millions of illegal migrants here, which is not at all true, which does not reflect ground reality. And now when your propaganda do not match ground reality, now you say, we do not accept this NRC. कोई भी civilized nation में ऐसा नहीं होता है कि भैया अच्छा मैं हार मतलब हमारा जो बिलीफ था वो हार गया मतलब सब वो प्रोसेस ही गलत है. ऐसे नहीं होता है. You executed the NRC. This government, BJP government executed the NRC. Now they say, we want to scrap the NRC. इससे ज्यादा ridiculous चीज तो हो ही नहीं सकता है. अब नहीं तो आपको तो पूरा ड्यू प्रोसेस में बिलीफ उठाना चाहिए. फिर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना लो. अगर आप ऐसे वाहियात बातें आप करते हो तो एटलीस्ट एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में इस तरीके की रिडिकुलस जो चीजें हैं वो नहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए. मेरे हिसाब से एनआरसी ने पूरा इलीगल माइग्रेशन का जो मिथ था उसको बस्ट कर दिया. ठीक है. जो लार्ज स्केल इलीगल, मैं ये नहीं बोलता कि असम में एक भी बांग्लादेशी नहीं है. भैया कोई भी कंट्री में ऐसा कोई कंट्री है जहां पे इलीगल माइग्रेशन नहीं है? आप अमेरिका चले जाइए, कितना इंडियन है जो कि इलीगल माइग्रेंट्स है. आप गल्फ में चले जाइए, लाखों के तादाद पे इलीगल माइग्रेंट्स है जो कि हिंदुस्तानी है. वो तो दैट्स हाउ आई थिंक सिविलाइजेशन हैज फॉर्म, कि लोग यहां से वहां जाए, यहां से वहां जाए. बट आप कुछ चंद लोगों के लिए आप पूरे एक कम्युनिटी को आप इलीगल माइग्रेंट बना दिए, जो कि यहां पे कितने डिस्टेंस का माइग्रेशन था. मतलब एट द मैक्स 500 किलोमीटर. लोग बिहार से बॉम्बे चला जाता है, 2,000-2,500 किलोमीटर है. आप वहां पे बोलते हो कि अच्छा ये लोग, अच्छा से आप एक दिन ऐसा आ गया कि शायद अगर होता ऐसा कि बॉम्बे पार्टीशन हो गया, तो उससे पहले जो बिहारी वहां पे गए थे, यूपी के वहां पे गए थे, तो इलीगल माइग्रेंट था क्या वो? डेफिनेटली नॉट. अब जब एक पार्ट ऑफ द कंट्री अलग हो गए, तो वो लोग जो उस एरिया से आए थे बहुत पहले, अब उनको आप बोल रहे हो कि ये भैया इलीगल माइग्रेंट्स है. ऐसा नहीं होता है. People are here. My grandfather was born here. He died in 2002. He lived more than 100 years. He was born here. He was born sometime in 1899 or 1900, and he was not an exception. All his siblings were born here. जो भी उनके पूरे गांव जो है वो तभी बसा था around 1900-1902-3. मैंने तो अभी तक I am born and brought up in a Bengali Muslim area. I am yet to come across one Bangladeshis. उनका तो छोड़ ही दीजिए. Like I say, that even people who are accused of being foreigner, who are declared as foreigner, who are detained in detention center, are they illegal migrants? Definitely not. मैं आपको 2 example दे रहा हूँ. There are around 800 people in detention center now. People are detained in detention center not as a punitive measure. It's a non-punitive measure. ये कोई criminal offense नहीं है. People are declared as a foreigner by foreigners tribunal and they are detained to deport to the country of origin. Now the deportation process has started since 13/3/2013. 7 साल हो गया. 4 लोग अब तक डिपोर्ट हो पाया है. 4 डिक्लेयर्ड फॉरेनर, सिर्फ 4 डिक्लेयर्ड फॉरेनर अब तक डिपोर्ट हो पाया है, इंक्लूडिंग only 1 in 2019, and till 29th February 2020 none has been deported. 2020 में किसी को डिपोर्ट नहीं कर पाया. लोग 10 साल से डिटेंशन सेंटर में थे. क्या क्या तुमने कहां पे डिपोर्ट किया? ये जो पिछले साल हर्ष मंदर जी ने एक केस फाइल किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 3 साल से ऊपर किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं रख सकते हो. Recently, we have a organization called Justice and Liberty Initiative. We filed an IA in a suo motu petition that the Honorable Supreme Court took up to decongest prison in the wake of the COVID-19 outbreak. So we filed an application saying that people who are in detention center should also be released. And the Honorable Supreme Court reduced the period of detention from 3 years to 2 years. Now a lot of people will be released now. So you could not deport any person, because to deport a person, the country of origin should accept to confirm the nationality. When India declared his own citizen as foreigner,
which country will you deport them to? It is not possible to deport them. In the last 3 years, 30 people have died in detention, including one, Rabida Begum, on 5th of April. आपने उनका डेड बॉडी को भेजा बांग्लादेश. कहां पे भेजा आपने? दिमा हसाओ में. क्यों? क्योंकि उनका घर वहां पे है. Every time a person, a detainee, a declared foreigner dies in detention, his body is handed over to whom? To Indian family. ये आपका फिनोमिना है. एक फैमिली से एक फॉरेनर है, बाकी सब इंडियन है. अब ऐसा कैसे हो सकते हैं, मुझे बताइए. मतलब it's the Indian citizens who are being declared as foreigner. I don't see any Bangladeshis here. अगर है तो भैया आप निकाल लो. आपने तो NRC एग्जीक्यूट किया था, क्या हुआ? Everyone supported NRC, particularly the Muslim community. जो minority organization है, जो मेरे जैसे वकील है, we used to travel in 2015. We used to travel to all district, mostly minority or Bengali dominated districts, Hindus or Muslims, and we used to tell people that have faith in the Supreme Court. This process is going to be much more transparent than the earlier process of border police and the election commission, and which was actually much more transparent. I feel that this NRC was far more transparent and largely fair. Although I have some problem here and there, but it was largely fair process, despite the fact it's very harsh and stringent. We supported because we wanted to get rid of this perennial stigmatizations of branding one particular community who speak one language, people from one linguistic background as Bangladeshis. We want to get rid of this. We want to get rid of this politicization. कि अच्छा भैया एक बार कर लो, अब खत्म कर लो आप. इससे बाद आप मत बोलना कि भैया यहाँ पे बांग्लादेशी है. बेशर्मी का हाथ देखिए, बेशर्मी का हाथ देखिए. अभी भी बोल रहा है कि एनआरसी को हम नहीं मानते. भैया तुम्ही ने तो एग्जीक्यूट किया था. इसको बेशर्मी बोलते हैं, मतलब इंतहाई बेशर्मी बोलते हैं इसको. थोड़ा सा शर्म होना चाहिए लोगों में, थोड़ा सा शर्म हया होना चाहिए लोगों में. एक पूरे आप एक लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के लोगों को आप बांग्लादेशी बनाते हो, ठीक है. एक मतलब इट इज इससे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग कुछ नहीं हो सकता है जब एक सिबलिंग बोले कि एक दूसरे सिबलिंग को बोले कि तू जो है मेरे पेरेंट्स का बच्चे नहीं है. इट्स लाइक वन सिबलिंग टेलिंग अनदर सिबलिंग दैट you are not child of our parents, right? My fellow citizens say that you are not a citizen of this country. I mean, how ridiculous can this be? There is nothing more humiliating than to prove your citizenship in your own country, right? Like I say, there's one thing which I am proud of is being called as an Indian citizen. Go and talk to Sanaullah, who fought for Indian army for 30 years. Go and talk to Ajmal Haq, who fought for Indian army for 30 years. They both were accused of being illegal migrants. Sanaullah was detained. He's a declared foreigner, despite submitting 26 documents. 26 डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, उनको फॉरेनर बना दिया. वो बोलते हैं कि भैया मैं 30 साल में था, मैंने कश्मीर में मैंने 3 टर्म मैंने गुजारा है, मुझे इतना दर्द कभी नहीं हुआ, मुझे इतना तकलीफ कभी नहीं हुआ. I fought my enemy of the nation. सनाउल्लाह को जब एक्यूज किया था एज ए फॉरेनर 2009 में, बॉर्डर पुलिस ने उनको एक्यूज किया था और ये सो कॉल्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट बनाता है. अपरेंटली सनाउल्लाह बोलता है कि मैं बांग्लादेश से आया और नीचे उनका थंब इंप्रेशन है. और जिस डेट में उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट फर्जी किया गया था, उस डेट में वो मणिपुर में वो ऑन ड्यूटी थे. कहां पे? मणिपुर में फॉर काउंटर इंसर्जेंसी प्रोग्राम ऑपरेशन कॉल्ड हिफाजत. जब एक इंडियन आर्मी के जवान हिंदुस्तान का हिफाजत कर रहा है, एक 3rd क्लास पुलिस इंस्पेक्टर बॉर्डर पुलिस का, उसको बोलता है कि तुम बांग्लादेशी हो. 3 उन्होंने विटनेस का फर्जी साइन किया था. सब तीनों आदमी ने उसको इस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ केस फाइल कर दिया, एफआईआर लॉन्च कर दिया. अजमल हक को भी सेम वही है. ही वॉज इन इंडियन आर्मी, उसको भी अक्यूज किया गया. तो उसका केस मैं लड़ रहा था फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में. Even before it became a huge news, because one of my tweet went viral and the entire media got behind him. और इतना thanks to the media, everyone supported Ajmal Haq, that he was accused of being an illegal migrant. Some police in an unprecedented move, they had to convene a press conference and drop the charge against him, saying that is a case of mistaken identity.
अगर ये केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी है तो उनको बीबी को भी तुमने इलीगल माइग्रेंट एक्यूज किया था. His sister-in-law, she was also accused of being a illegal migrant. Both appeared before the tribunal and proved their citizenship. मेरा खून खोलता है मैं जब ये हमेशा ये सब बातें करता हूं मैं. आप एक इंडियन आर्मी को आप बोलते हो तो बांग्लादेशी है. When you can't find foreigners, you manufacture foreigners. And look at your audacity. You accuse an Indian army jawan of being an illegal migrant. How dare you? Imagine what happens to the poor laborers, poor peasants, poor farmers. We are talking about Sanaullah and Ajmal Haq because these are high profile cases. Sanaullah को तो आपने डिटेंशन सेंटर में भेज दिया था. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको सर्टिफिकेट दिया कि he became a junior commissioned officer. उसको भी ट्राइब्यूनल ने एडमिट नहीं किया. I mean, कौन से देश है, मुझे बताइए इस दुनिया में कौन सा देश है जो अपने सिटीजन को बोलते कि भैया तुम अपना नागरिकता साबित करो. कोई देश नहीं है ऐसा. फॉरगेट अबाउट अक्यूजिंग ए वेटरन ऑफ बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट. एक देश मुझे दिखा दीजिए जो कि अपनी नागरिक को स्टेटलेस बना देता है और डिटेंशन कैंप में छोड़ देता है. कहीं कोई नहीं करता इस तरीके से वहियत काम. I mean, have some respect for something called Indian Constitution. This is not what the founding father of our constitution envisaged. Right to life, उसमें right to dignity भी आते हैं. When you constantly accuse a community of being alien, you are stripping the right to live with dignity. If you have an iota of faith in the Constitution of India, stop doing this. Well said, Aman. Before I move मैं फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स के फ्लॉ डिस्कस करूं, एक मैं एज एन असमी सिटीजन मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि वहां पे अभी पब्लिक सेंटिमेंट कैसा है? Is there a very substantial resentment towards central and state government, या एक certain section में ही वो resentment है? मतलब किस हिसाब से बोल रहे हैं? मतलब जनरल हम जैसे जब हमने देखा था कि प्रोटेस्ट काफी बढ़ गए थे असम में एंड थिंग्स वर वेरी बैड, इंटरनेट शटडाउन हो गया था, तो जनरल सेंटिमेंट अभी असम का कैसा है? आर दे एंग्री एट द गवर्नमेंट विथ कंसेक्यूटिव एनआरसी? आई मीन नहीं, वो आई मीन आई थिंक वो रिसेंटमेंट वाज only with regard to the CAA, and so people who support the BJP, most people who support the BJP, they also support the CAA, but a large number of people here, even the fact that they voted for the BJP, or and otherwise also they might support the BJP, they don't support the CAA here. So resentment was only with regard to the CAA, which is a large section of the society don't believe that any illegal migrant should be naturalized, should be their citizenship should be they should be granted citizenship. So it was I think it was only with regard to that. और जैसे आप स्टोरीज बता रहे हैं इंडियन सिटीजन्स की जो डिटेंशन सेंटर में है, क्या ये स्टोरीज बाहर आई है? क्या रेगुलर असमी लोगों को ये स्टोरीज पता है, या दे आर इग्नोरेंट, या उन तक वो बातें पहुंची नहीं है अभी तक? नहीं, देखिए ये जो डिटेंशन सेंटर है, जो प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, तो इट इज देयर सिंस 2009 द डिटेंशन सेंटर्स, एंड कई में लोगों को पता नहीं था. एक्चुअली बहुत लोगों को पता नहीं था. असम में भी, बाहर भी, असम में भी काफी लोगों को पता नहीं था क्योंकि स्टोरीज बाहर नहीं आते थे. एक मैं जितना भी रैंटिंग कर रहा हूँ लोगों के खिलाफ, आई मीन लोगों के खिलाफ तो नहीं, मतलब सिस्टम के खिलाफ, आई थिंक द मुस्लिम लीडरशिप, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको भी जैसे बरपेटा हो गया, धुबरी हो गया, यहाँ से ज्यादातर जो है मुसलमान एमपी बना है ना. इन्हीं लोगों को जो, और कई कंस्टिट्यूएंसी है वो तो पूरे 95% मुस्लिम कम्युनिटी, वहां से हमेशा से जो है मुसलमान ही बना है एमएलए. आज के डेट में भी कोई बात नहीं करता है. अभी जो बरपेटा से एमपी है वो आई मीन बात करने शुरू किया उन्होंने, वो बात कर रहा है. अजमल साहब भी जो है वो बड़े बुजुर्ग आदमी है. एज एन इंडिविजुअल ही इज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, ही इज ए काइंड पर्सन, बट एज ए पॉलिटिशियन उनका ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है. जो यहाँ पे हो रहा है उनको कभी भी वो, उनके बातों से कभी रिफ्लेक्ट हुआ नहीं. डिटेंशन सेंटर के बारे में लोगों को पता ही नहीं था.
यहाँ पे भी बहुत कम लोगों को पता था। तो जैसे मैंने बताया कि मैं दिल्ली में था 2013 तक। 2012 में और एक राइट, आई मीन एक शुरू हुआ था। आई मीन देयर वाज अ राइट इन कोकराझार जहाँ पे 5 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे, अराउंड 100 पीपल डाइड। एंड तो मैं इन दिल्ली आई यूज्ड टू फील वेरी हेल्पलेस कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू बिकम लॉयर फॉर, कि I will work for the underprivileged people, for the downtrodden people, and I'm sitting here in Delhi. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं घर जाना चाहता हूँ because I'm not making any difference. I want to shift to Guwahati. So my parents said that, look, you went there, you are learning there, stay there. Why do you want to come back? But it took some time to convince them. By the end of 2013, I came back. December 13 को मैं चला आया था यहाँ पे, और मैंने काम शुरू किया यहाँ पे। 2015 के 16 के शुरुआत में मेरे पास एक केस आया, मोइन अल मुल्ला का केस, जो कि इतना यूनिक केस था वो तब। उसका पेरेंट्स बोथ वे डिक्लेयर्ड एन इंडियन सिटीजन, है ना, और उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है कि मोइन अल मुल्ला का दादाजी का 1938 का कागजात है। दे वर बोथ डिक्लेयर्ड एन इंडियन सिटीजन। मोइन अल मुल्ला वाज डिक्लेयर्ड एज ए फॉरेनर बाय एक्स पार्टी ऑर्डर। उसके वकील ने उसको 3 दिन गया था वो ट्राइब्यूनल, फिर वकील ने बोला कि दैट लॉयर एक्चुअली फॉट द केस ऑफ हिज पेरेंट्स आल्सो। ही सेड दैट नो, आई फॉट योर पेरेंट्स केस, यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। एक्चुअली ही वाज मिसलेड। तो ही इज अ वेरी नाइव पर्सन। वो बहुत ही नाइव है, मतलब उसको दुनिया के मतलब लेफ्ट राइट के बारे में कुछ पता नहीं है। तो उसने अभी भी वो आएगा तो आई मीन व्हेनेवर ही कम्स टू मीट मी, तो मतलब उसको देख के लगता है कि भैया इनको तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया के बारे में। तो वो गया, वो बंदा कोर्ट गया, वो फिर 3 दिन गया, फिर उसने छोड़ दिया कोर्ट जाना जब उसने लॉयर ने बोला, एंड ही वाज डिक्लेयर्ड एज अ फॉरेनर। 13 में उनको अरेस्ट किया गया, डिटेंशन सेंटर भेजा गया। तो दे लॉस्ट 3 टाइम्स इन बिफोर द हाई कोर्ट, रिट पिटीशन, रिट अपील एंड रिव्यू पिटीशन। उसके बाद 2016 में मेरे पास आया, तब बाय देन ही वाज इन डिटेंशन फॉर मोर देन 2 इयर्स। तो वो मेरे नानी जी के नानीहाल के घर के पास के है। मेरे एक्चुअली मैं दूर का मामा भी लगता है, मैं उसको मामा कह के बुलाता हूँ, ऑल्दो वेरी नॉट वेरी क्लोज। तो क्योंकि वो नानी के विलेज का है तो मैं उनको मामा कहता हूँ। तो मेरे पास आया तो उनको पता था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं काम कर चुका था। तो तब तक उनके पास कोई पैसे नहीं थे। तो मैंने बोला कि अच्छा, आप टेंशन मत लो। मैंने ऐसे उनको बोल दिया, पता नहीं मैंने मैंने कैसे बोल दिया, मैं आपका केस लड़ूंगा जैसे भी हो। तो हमारे पास जो है कोई फंड्स वगैरह नहीं थे। तो मेरे एक फ्रेंड है, हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, माई फैक्ट्स करके। It was a group of Muslim professionals, young Muslim professionals. So there is a doctor, dentist. So she told that I want to give my zakat money. So other friends initially they said that अच्छा तुम ये क्यों नहीं करते, आप PIL क्यों नहीं फाइल करते हो डिटेंशन सेंटर के अगेंस्ट। मैंने बोला कि नहीं, देखिए डिटेंशन सेंटर के बारे में किसी को पता नहीं है अब तक, है ना। अभी हमारे पास एक केस है, हमें PIL फाइल करने की जरूरत नहीं है। We will make this case so big that people comes to know about detention center. और सभी ने जो है वो they donated the zakat money for this case, and we went to the Supreme Court. We filed the SLP. We engaged the senior lawyer, and the case was remanded back. I remember the case came up before first day before Justice Bikramjit Sen, and he was so shocked. Indian parents, how can the child be a foreigner? So when the case was remanded back, so I and my senior colleague Syed Burhanur Rahman, we traveled to Barpeta, क्योंकि उनका जो फॉरेनर्स ट्रैवल तो बरपेटा में था। हमने 11-12 बार गया। तो उनको हमने we fought for his case. He was out of detention on 3rd of August 2016 after 2 years 10 months 29 days. And over social media, तब ट्विटर में इतना ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे मेरा, लेकिन मेरा फ्रेंड्स थे। सुभोजित सिंह गुप्ता था CNN IBN का, सादिक नकवी भाई थे, तब वो आई थिंक कैच न्यूज के लिए काम करते थे। तो ये लोग मुझे बहुत हेल्प किया तब। Subhajit, my friend who used to be a Northeast correspondent, he did a big story on for CNN IBN. तब वो CNN IBN हुआ करता था। तो then people came to know there's something called detention center, and that was one of the first reported case of detention center, and it actually told the world about the dark reality of detention center.
एंड देन सब्सिक्वेंटली आई गॉट ए केस, वो मोइन मुल्ला का ही फ्रेंड था, मिहिर विश्वास भी 2 साल डिटेंशन सेंटर में था। वो केस हमने गुवाहाटी हाई कोर्ट में लड़ा और 17 दिन में हमको उनको बाहर निकाला था। दादा सैयद बुरहानुर रहमान और मैंने वो केस लड़ा था, और जॉइंट होम सेक्रेटरी के ऊपर 5,000 का जुर्माना लगाया था क्योंकि वो इलीगल डिटेंशन था। ये केस बहुत बड़ा हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपका एक अशरफ किस्मत का जो केस था, जो सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर संजय हेगड़े, माय फ्रेंड अनस, दे फॉट इन द सुप्रीम कोर्ट, दे रिमांडेड बैक हियर। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सीबीआई इंक्वायरी बिठाया था। तो सीबीआई इंक्वायरी ने बोला कि ये किस्मत है आपका अररिया डिस्ट्रिक्ट के और अशरफ है आपका सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार के। तो द केस वाज रिमांडेड बैक टू उदालगुरी एफटी। सो आई यूज्ड टू गो देयर टू उदालगुरी टू फाइट देयर केस, एंड उनको भी फिर हमने अराउंड 20 2 साल 2 महीने के बाद हमने उनको निकाला था। आप गूगल करेंगे किस्मत के बारे में, आप उनका पढ़िए उनका स्टोरी। इज ए वेरी आर्टिकुलेट पर्सन। 2 साल 2 महीनों डिटेंशन सेंटर में था। ही इज फ्रॉम बिहार, यूपी। अशरफ फ्रॉम बिहार। ये सब डिटेंशन सेंटर में थे। तो ये जो स्टोरीज थे, ये we told these stories to people. Twitter helped me a lot, and all my journalist friends slowly they started picking up the stories. संगीता पिशारोती ने एक डॉक्यूमेंट्री किया था वायर के लिए। उसके बाद एमनेस्टी ने एक डॉक्यूमेंट्री किया, अरिजित दान ने किया था, और लिया वर्गीस ने। वो काफी लोगों को अवेयर किए डिटेंशन सेंटर के बारे में। उसके बाद सॉरी, डिटेंशन सेंटर में लोग मारे गए, वो स्टोरीज बहुत लोगों को पता चला। उसके बाद सनाउल्लाह साहब जब डिटेंशन सेंटर में भेजा गया, 10 दिन थे उनका केस हमने हाई कोर्ट में लड़ा था, एफटी में मैंने नहीं लड़ा था। तो मिस इंदिरा जयसिंह वाज हियर, शी वाज इन शिलोंग, एंड शी वाज वेरी काइंड टू अपीयर फॉर अस प्रो बोनो। तो ये सब जो स्टोरीज है, ये धीरे धीरे, और वो शुरू हुआ था मोइन मुल्ला के केस से। एंड वी हैड ए सिंगल माइंडेड एजेंडा कि these stories of detention center should be told to people. People should know that there's something called detention center, and people should know the people who are detained here. आज के डेट में आपका मोइन मुल्ला इंडियन सिटीजन, इज एन इंडियन सिटीजन। आज के डेट में वो डिटेंशन सेंटर में था, वो अराउंड 2 साल 10 महीने 29 दिन। किस्मत अशरफ, उनका केस हमने जीता ट्राइब्यूनल में, इज एन इंडियन सिटीजन टुडे। मुझे याद है मैंने जब उसका केस जीता था, आई थिंक 2017-18 30 दिसंबर को, तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट डे। वो छूटे थे तब, उनको हमेशा ग्वालपारा से लाया जाता था। तो उस दिन मैंने, ही वाज नॉट गोइंग बैक टू डिटेंशन सेंटर, तो मैंने बोला, सब खुश थे, उसका बीवी बच्चा, अशरफ का बीवी बच्चा सब खुश था। तो आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी ओवर द मून, क्योंकि वो आई रियली वर्क हार्ड फॉर दैट केस। आई यूज्ड टू ट्रैवल टू उदालगुरी व्हिच इज अराउंड 120-30 किलोमीटर। एक बार आसाम बंद था, तो उस दिन केस का डेट था, तो कैसे जाऊं मैं, यहाँ से मैं रोंगिया गया, वहां से मैं फिर ट्रेन में चला गया मैं, क्योंकि असम बंद था, गाड़ी नहीं जा रहा था। तो आई रियली वर्क हार्ड फॉर दैट केस। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि ही वाज फाइनली आउट ऑफ डिटेंशन। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप खुश हो यार, आज तो आप अपनी बीवी बच्चे के पास जा रहे हो। तो किस्मत बहुत ही मतलब दुखी थे। तो मैंने बोला कि भैया आपने दुखी क्यों हो, खुश हो। तो बोला कि नहीं ठीक है, आज मैं बड़ी हो रहा हूँ, मैं आज घर जाऊंगा, लेकिन मेरा ये जो 2 साल 2 महीना है, ये कौन लौटाएगा। तो मैं भी सोचने पड़ गया कि भैया ये बात तो ठीक है, आई मीन हम लोग खुश तो है, लेकिन who will return back all these days? This person was in detention. He was held as a declared foreigner by an ex parte order. उनको पता भी नहीं था। Finally, in 2015 he was picked up, and 2017 में उनको रिहा किया गया। तो I think these are the stories that told the world about detention center. And आज जो बाहर आप देखेंगे, जब अमित शाह ने जब बोला था कि क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएए आएगा, उसके बाद एनआरसी आएगा, तो तब के बाद से जो शुरुआत हुआ था जो प्रोटेस्ट का, तो लोग, आप किसी भी महिला, ज्यादातर जो महिला का इंटरव्यू में देखता था, वो ज्यादातर महिला यही बोलते थे कि मैं डिटेंशन सेंटर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को डिटेंशन सेंटर नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे एक बंदा ट्विटर में मुझे वो मैसेज करता है, मुझे बोलता है कि मैं क्या करूँ, आज कल डिनर पे मम्मी, मेरा भाई, हम सब रोए। क्या हुआ? बोला कि नहीं, वो मम्मी बोल रहे थे कि अगर कोई कुछ प्रॉब्लम होते कागजात का, तो तुम मेरे पैसे, तुम मेरे पीछे तुम पैसा मत खर्चा करना, तुम लोग बाहर रहो, मैं डिटेंशन सेंटर चला जाऊंगा। ये जेन्युइन फियर है लोगों में।
और ये जेन्युइन फियर अनफाउंडेड नहीं है। वाकई में डिटेंशन सेंटर में पेरेंट्स, चिल्ड्रंस आर बीन सेपरेट फ्रॉम पेरेंट्स। आप मोमिरन नसा का केस उठा के देख लीजिए, वो इतना गरीब थे, उसको डिवोटर बना दिया, उसको फिर 2010 में उसका केस चल रहा था, 2009-10 में। तो she was so poor she could not afford a lawyer. She was declared a foreigner despite having document. हम अभी कारवाई मोहब्बत यहाँ पे था, प्रशांत भूषण जी, हर्ष मंदिर जी, हम लोग गए उनके घर सितंबर 2019 में, तब तक वो डिटेंशन सेंटर में ही थे। हम जाके देखे उनके तो ग्रैंडफादर के 1948 के कागजात है, यहाँ पे है बहुत पहले से, लेकिन वो डॉक्यूमेंट है 1948 के कागज से, मतलब लैंड डॉक्यूमेंट है, कि वो सबमिट नहीं कर पाए बिकॉज वो लॉयर अफोर्ड नहीं कर पाए। उसके बाद जब जिस दिन उसको डिटेंशन सेंटर ले गए 2010 में, 3 बच्चे थे, तीनों माइनर थे। सबसे छोटा जो बेटा था वो 2 साल का था। अब इन 9 सालों में उनको रिहा कब किया गया? दिसंबर 2019 में रिहा किया। 9 सालों डिटेंशन सेंटर में रहा। इन 9 सालों में ये जो छोटा बेटा है वो अपनी मम्मी का चेहरा नहीं पहचान पाया। आई मीन कौन देश करता है ऐसा, मुझे बताइए, कि बच्चों को अपने माँ बाप से अलग कर दे। उनका जो पति है वो, आई थिंक हम लोग जब गए थे उससे पहले, आई थिंक 1-8 महीने पहले उनका देहांत हो चुका था। जुलाई-अक्टूबर का देहांत हो गया था, जुलाई में शायद, हम लोग सितंबर में गए थे शायद। हाँ, तो वो बोलने लगे कि ही वाज सो हार्ट ब्रोकन। 9 साल में एक ही बार गया वो, उनका पति मोमिरन नसा के, उसके बाद वो गया नहीं। बोला कि मैं कैसे मुंह दिखाऊं अपनी बीवी को, मैं उसको बाहर नहीं ला पाया। ही वाज सो हार्ट ब्रोकन कि 9 साल अपेरेंटली वो घर में ही रहे, वो सोते ही रहे, वो तो बेटी है, वही लोगों को घर में काम वाम करके खिलाया। ही वाज सो हार्ट ब्रोकन। और जब वो मरा एज ए हार्ट ब्रोकन पर्सन, मोमिरन नसा वाज नॉट अलाउड टू कम आउट ऑफ डिटेंशन सेंटर। डू यू नो व्हाई? बिकॉज the so-called declared foreigners do not have right to parole. Even if your family member dies, you cannot come out of detention center. Take the case of दिलीप बिस्वास and रोमनी बिस्वास। वो भी 2010 में उनको डिटेंशन सेंटर भेजा गया। दिलीप बिस्वास कोकराझार डिटेंशन सेंटर में था। रोमनी बिस्वास और 2 बेटी, दोनों माइनर थे, वो कोकराझार में थे। 2019 फरवरी में वो लोग बाहर आए। 9 साल, 2-4 महीने पहले, आई थिंक 2018 दिसंबर अक्टूबर के आसपास, दिलीप बिस्वास को शिफ्ट किया गया एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोकराझार डिटेंशन। तब वो 8 साल के बाद एक दूसरे को देखे। आज इंडियन सिटीजन है रोमनी बिस्वास और उनके 2 बेटी। अब मुझे बताइए कि ये कोई पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये कोई बुरुंदी, कोई सोमालिया में नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है। जो देश, द कंट्री दैट इज गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द अनपैरेलल्ड डॉक्यूमेंट in the history of modern nation, right? ये हिंदुस्तान में हो रहा है, जिसे हम गर्व करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश सबसे बड़ा है। लेकिन हम ये कर रहे हैं अपने देशवासियों के साथ। तो जब आप बोलेंगे कि किसी को डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा, भेजा तो गया ना काफी लोगों को। लोग तो मरे ना। रबेदा बेगम मरा गया, वो कैंसर से पीड़ित थे, 24 महीनों से, वो 23 महीनों में डिटेंशन सेंटर में थे। आज भी उनका बेटी डिटेंशन सेंटर में है। दुलाल पॉल मारा गया, वो तो मेंटली अनस्टेबल थे, वो भी अराउंड 1.5 साल डिटेंशन सेंटर में था। एक मेंटली अनस्टेबल लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। उनका क्रियाक्रम कहाँ पे, फ्यूनरल कहाँ पे हुआ? हिंदुस्तान में ही हुआ है। एक लोग जो मरे हैं डिटेंशन सेंटर, जो डिक्लेयर्ड फॉरेनर है, द बॉडी इज हैंडेड ओवर टू इंडियन फैमिली, राइट? वेक अप। आई मीन, you cannot declare your own citizen as foreigner, right? I don't know how many foreigners are there in Assam, but I definitely know that all these people who are declared as foreigner are not foreigners. They are Indian citizens. मैं तो अभी 2014 से मैंने ये सब केस लेना शुरू किया, 14-15 से। ये हमारे सीनियर है जो हिज लाइक माय गार्जियन, मिस्टर हाफिज रशीद अहमद चौधरी, वो अलीगढ़ पास आउट है, आई थिंक 1978 में पास आउट किया लॉ। तब से लेके वो प्रैक्टिस कर रहा है। आप उनसे जाके पूछ लीजिए, क्या उनको हैज ही एवर कम अक्रॉस एनी पर्सन डिक्लेयर्ड एज फॉरेनर जो कि एक्चुअली फॉरेनर है? नहीं है। अब वो तो मेरे जन्म से पहले से वकील है वो। ही हैव नॉट कम अक्रॉस एनी केस where an actual foreigner has been declared as a foreigner. It is Indian citizens who are being declared as foreigner, period. And this is not the mandate of our constitution. This is not what the founding fathers of our constitution envisaged. अमन, ये प्रोसेस क्या होती है कि जब आपके एनआरसी में लिस्ट में नाम नहीं आता तो आपको इमीडिएटली, तो फ्रॉम व्हाट आई नो, कि यू आर नॉट सेंट टू डिटेंशन सेंटर अनलेस कोई फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट दर्ज कराए।
तो वो थोड़ा सा बताएंगे कि वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से लेकर डिटेंशन सेंटर, सो एनआरसी ट्राइब्यूनल एंड डिटेंशन सेंटर, ये तीनों, ये जर्नी कैसी होती है? देखिए यहाँ पे पैरेलल प्रोसेस है ना। एनआरसी से जो एक्सक्लूडेड लोग हैं 1.9 मिलियन, उनको डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा गया है ना। ये जो लोग बोलते हैं कि 1.9 मिलियन पीपल डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, नहीं, ये गलत है। लोगों को समझ में नहीं आता है प्रोसेस। यहाँ पे लाइक आई सेड कि जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है वो तो 1964 में सेटअप हुआ था, फिर कुछ देर चले, फिर बंद हो गए। फिर 1985 से आईएमडीटी ट्राइब्यूनल शुरू हुआ, तब लोगों को एक्यूज किया जाने लगे इलीगल माइग्रेंट्स। फिर जो सरबंदर सोनोवाल का केस थे वो आईएमडीटी को स्क्रैप कर दिया। फिर आईएमडीटी को स्क्रैप करने के बाद फॉरेनर्स एक्ट लागू हुआ, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल केस लेने लगे। तो लास्ट अक्टूबर असदुद्दीन ओवैसी साहब फाइल्ड ए क्वेश्चन बिफोर द लोकसभा। सो दैट वाज द लास्ट फिगर, जो टोटल काउंट था। तो उन्होंने तब मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने बोला था कि 1,29,000 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स है, जो कि द बॉर्डर पुलिस अक्यूज देम। जो डी वोटर है वो 1997 से शुरू हुआ, जो लोगों को डी वोटर अक्यूज थे उनको डिसएनफ्रेंचाइज किया जाता था। तो ये पैरेलल प्रोसेस है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का, कंप्लीटली पैरेलल प्रोसेस है। जो कि लोग आज डिक्लेयर्ड फॉरेनर जो डिटेंशन सेंटर में हैं, दे ऑल आर डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, दे आर नॉट द एनआरसी एक्सक्लूडेड पीपल। एनआरसी शुरू हुआ 2015 से। तो ये सेपरेट प्रोसेस है जिसमें कि हर नागरिक को, यहाँ पे हर रेसिडेंट को अप्लाई दे अप्लाइड फॉर गेटिंग इंक्लूडेड इन द एनआरसी। After 5 long years, 1.9 million people have been excluded, and now these people will have to go and appeal before the foreigners tribunal, right? This will be a different process. I mean, there will be an appeal. पहले appeal नहीं हुआ करता था। पहले you are accused, you are sent notice, you can file a written statement. Now you will have to go and appeal against the NRC exclusion. तो अभी तक जो है वो रिजेक्शन ऑर्डर इशू नहीं किया गया। That is also a big mystery कि भैया अगस्त 2019 31 अगस्त को आपने ये भेजा था, लिस्ट आया था, तो फाइनल लिस्ट। अभी तक आपने जो है ऑलमोस्ट 1 साल होने के आ रहा है, आप अभी तक जो है रिजेक्शन ऑर्डर इशू नहीं किया गया। ओनली ये जो लोगों के ऊपर जो तलवार लटका है कि सिटीजनशिप का क्या होगा, पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, दे वांट टू गो टू द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, अपील इट। तो ये कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस है। देयर इज अ प्रोसेस बाय द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, दैट इज एनआरसी प्रोसेस, जो कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल फिर से शुरू होगा। और अगर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल किसी को मतलब डिक्लेयर करता है एज ए फॉरेनर, देन दे विल रिस्क ऑफ गेटिंग डिटेन्ड, राइट? एंड इन द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल मोस्टली पीपल हु आर डिक्लेयर्ड एज फॉरेनर, वो छोटा मोटा नाम के एनोमलीज के लिए, कि कहीं पे किसी का नाम आफिर अली है, कहीं पे मोहम्मद अनवर हुसैन है, कहीं पे किसी का एज उम्र का थोड़ा यहाँ हुआ है, वो तो हर किसी के डॉक्यूमेंट में है। आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से, आप उत्तर प्रदेश से है ना? मध्य प्रदेश से है। आप अपने दादाजी का डॉक्यूमेंट निकालिए तो 1966 का, और हर साल का वोटर लिस्ट निकाल के देख लीजिए आप कि क्या वो यूनिफॉर्म है, वहां पे कोई गलती नहीं है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं एनोमलीज होगा, वेरिएशंस होगा। अगर उसको आप चेरी पिक करके आप किसी का सिटीजनशिप स्ट्रिप करना चाहते हैं, if this parameter is applied on all citizen, on you, on Mr. Vandit Jain, you will also be declared a foreigner, I'm telling you. और ये लोगों में जो apprehension है, जो कागज के लिए जो people are running around, ये जो fear है, ये बिल्कुल ही unfounded नहीं है, ये genuine fear है। People knows about it। अभी तो सब रिपोर्ट होता है, पहले तो नहीं होता था। अभी तो सब कुछ रिपोर्ट होता है कि कौन किस तरीके से। अभी ये जबेदा बेगम का केस है जो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उन्होंने 16 डॉक्यूमेंट दिया था, उनको फॉरेनर बनाया गया। ये सब रिपोर्ट हो रहा है आजकल, और लोगों को पता है कि भैया किस तरीके से। एक अबू बकर सिद्दीक था, वो तो इंडिजिनस मुसलमान था, उनका कभी वो परदादा भी कभी कहीं से आए नहीं थे। वो यहाँ पे वो देशी मुसलमान बोलते हैं, उजानी मुसलमान है। उनका जो एंसेस्टर थे वो बख्तियार खिलजी के बाद वो लोग जब आए थे 1220s में शायद, कि 1208 में, वो जब ही ट्राई टू इन्वेड असम, देन उनके जमाने से उनका जो एंसेस्टर है वो कन्वर्ट किए थे। अब उनको वो गया जोरहाट काम करने के लिए, उसको बॉर्डर पुलिस ने अक्यूज किया, वो सब डॉक्यूमेंट लेके गए। तो 1966 में उनका दादाजी का नाम थे आपेर अली, APER। 1970s में भी आपेर अली था। 1977 से उनका पिताजी का डॉक्यूमेंट है। इन हिज डॉक्यूमेंट, इन द फादर्स कॉलम,
मतलब अबू बकर के ग्रैंडफादर कॉलम में आफेर अली, AFER. अब ट्राइब्यूनल बोलते हैं कि APER and AFER is not same person. One letter, because of one letter, this person was in detention for more than 3 years. Only after the last year order of Supreme Court, जिसने बोला गया था कि people, detainees who have completed 3 years in detention should be out. He came out of detention center. But his case has been dismissed by the Supreme Court. He is a stateless person now. His parents are Indian citizen, right? His parents are Indian citizen. He is a foreigner. वो foreigner, I mean, he is a stateless person. उनका कोई state नहीं है. How do you explain this to his children? I mean, how do you explain to even to him who don't even understand? वो daily wager था, daily wage laborer था. उनको पता ही नहीं है कि statelessness क्या होता है. कैसे समझाएंगे आप उनको? ये फॉरेनर ट्राइब्यूनल एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी में भी काफी फ्लॉज हैं, जो फ्रॉम व्हाट आई लर्न कि एक कोई देयर इज नो बहुत नॉट ऑल लॉयर्स और हाई जिनने काफी प्रैक्टिस कर रखी है, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ही फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में डाला जाता है. वो थोड़ा बताइए. ट्राइब्यूनल जो है, सो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल इज अ क्रिएशन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. बाकी whatever foreigners tribunals are there in India are creation of legislation. This is one tribunal which is a creation of an executive order. Foreigners Tribunal Order 1964 आया था. According to that, I mean, there was a provision of foreigners tribunal, an appointment of the foreigners tribunal member. So initially it was said that members will have judicial experience. Retired judges, additional judges, session court ke, they will become the foreigners tribunal member. Subsequently, the eligibility was relaxed to 10 years of lawyers, and then further, it has been relaxed to only 7 years. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जो लॉयर्स जो ट्राइब्यूनल मेंबर बनते हैं, अब बहुत सारे लोग हैं ब्रिलियंट लॉयर्स, उनको ऑफर आता है उनको कि उनको एलिवेट करेगा एज ए हाई कोर्ट जज. वो नहीं करते, वो बोले कि नहीं, आई एम गुड विद माय प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज मोर lucrative. Now, when you leave, and these tribunal members are appointed on contractual basis. पहले 2 साल, अभी तो 1 साल कर दिया. Now, अगर मुझे कोई अभी महीने 5 लाख भी दे दे, मैं अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ूंगा, राइट? वो 1 साल की नौकरी के लिए. पहले 2 साल था कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस. तो कौन वकील जाता है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में? बेसिकली मोस्ट ऑफ दिस लॉयर्स वेर ब्रीफलेस लॉयर्स, राइट? ये सब जाते हैं आपका फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल मेंबर बनने के लिए. अभी जो ये 7 साल का है, 7 साल का जो प्रोफेशन आपका, मतलब जो लॉयर्स है, वो आपका सिटीजनशिप इशू डिसाइड करेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ये कोई चोरी चमारी का केस नहीं है कि भैया आपको 6 महीने का जेल हो गया, 2 साल का जेल हो गया. ही इज डिसाइडिंग योर सिटीजनशिप, योर नेशनलिटी. एंड इफ यू आर डिक्लेयर्ड एज ए फॉरेनर, you are gone. Your entire generation is gone. Right? It is the most important constitutional right. Like Hannah Arendt articulated, it's a right to have rights. No, this is a door to have more rights, citizenship. बोल सकते कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 अप्लाइड है, राइट टू लाइफ एप्लीकेबल है फॉरेनर का. भैया यहाँ पे तो सिटीजन को नहीं मिल रहा है राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ. आप फॉरेनर की बात कर रहे हो. तो ये जो foreigners tribunal है, जो mostly they are incompetent people, but जो मैंने evolution देखा है before the BJP government came to power, सब इतना arbitrary नहीं था. There were a lot of tribunal members who were fair. 2017 19th of June they terminated 21st of June, I guess, June or July, 19 tribunal members. वो लोग जब उनको टर्मिनेट इसलिए किया गया था, जो असेसमेंट रिपोर्ट था वहां पे लिखा गया कि जो ज्यादा लोगों को फॉरेनर नहीं डिक्लेयर कर पाए, उनका जो है जो रिमार्क था वो अनसेटिस्फैक्टरी था, टू बी टर्मिनेटेड. आप अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी रिपोर्ट किया था, ये मेरे कहने, मतलब इट्स नॉट माय वर्ड. 2 ट्राइब्यूनल मेंबर्स मुसलमान नहीं है, वो दोनों इंडिजिनस कम्युनिटी के हैं. बोथ आर सेइंग दैट गवर्नमेंट wants more Muslim to be declared as foreigner. So अब जब प्रेशर डालेंगे, एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो नौकरी है उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए, देयर अपॉइंटी ऑफ द होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट. अगर आप, इफ यू डोंट डिक्लेयर एनफ पीपल एज फॉरेनर, योर जॉब इज इन
is at stake. And what do? I mean, you are a lawyer, you gave up your practice. After 1 year or 2 years, if you come back, you'll have to start from the scratch. And you're getting very good salary as a foreigners tribunal member. And when, there is a pressure from the executive or the government, then they will definitely, not follow the rule of the law. अभी देखिए एक जो foreigners tribunal member है, कमलेश गुप्ता, इन्होंने मतलब काफी सारे मेंबर ने एक रेजोल्यूशन लिया था कि ये लोग जो है कोविड-19 के लिए डोनेशन करेंगे. ये भाई साहब ने भी किया है. फिर उन्होंने एक लेटर लिखा, वो किसी का अपेरेंटली मैंडेट नहीं था, वो खुद लेटर लिखा उन्होंने कि ये जो डोनेशन है, our only prayer is that this help should not be extended to the violators of जमाती, जिहादी and जाहिल. गवर्नमेंट पैड में लिख रहा है वो भैया, नीचे उनका साइन भी है. जब लोग इतना बिगटेड हो सकते हैं, उनका इनहेरेंट प्रेजुडाइज निकल आया. अब वो जो बंदा वो बोल रहा है कि भैया ये तबलीगी जमाती को हेल्प मत करो, जिहादी कौन है भैया? जाहिल कौन है यार? सबसे बड़ा जाहिल तो तुम हो. फिर इस तरीके से तुम हेट मॉन्गरिंग कर रहे हो. तुमने तो अपना प्रूफ दे दिया कितना बड़ा जाहिल हो तुम. अब इस बंदे के सामने जब वो ट्राइब्यूनल का केस, मतलब कोई भी केस जाएगा, how do you expect anyone to have trust on him? Please tell me. How do you expect? It's not possible. अभी मैंने देखा, अभी जो हमारा एमपी है बरपेटा के मिस्टर अब्दुल खलीक, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है चीफ मिनिस्टर को और आई थिंक होम सेक्रेटरी को इनके टर्मिनेशन के लिए. आई रियली होप कि गवर्नमेंट उनको टर्मिनेट कर दे, राइट? और ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में कि आप यू आर फोर्सिंग योर ट्राइब्यूनल मेंबर टू डिक्लेयर मुस्लिम्स एज फॉरेनर. भैया, I mean, see, people should have faith in the institutions, right? Don't do things when people lose faith in the institutions. Today, people don't have faith in the foreign tribunals. When the tribunal thinks that APER and AFER is not one and same person, when tribunal think कि मोहम्मद सनाउल्लाह जिनको अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ने जेसीओ बनाया है, जूनियर कमीशन ऑफिसर, उस सर्टिफिकेट को भी एक्सेप्ट नहीं करते. वो मान्यवर बोलते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट किया, ये बोल के कि अच्छा, इशूइंग अथॉरिटी ये डॉक्यूमेंट को प्रूफ नहीं किया. लेट मी पुट दिस इन पर्सपेक्टिव. एक्सपेक्टेशन देखिए, मतलब इनके जो ख्वाहिश का इंतहा देखिए. The tribunal member expect कि APJ Abdul Kalam comes before her and say that I have issued the document. जो कि इंडिया का प्रेसिडेंट, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ओथ दिलाता है, ओथ एडमिनिस्टर करता है, वो आके ये ट्राइब्यूनल मेंबर के सामने बोले कि सनाउल्लाह साहब को डॉक्यूमेंट मैंने इशू किया है. मतलब गिव मी अ ब्रेक मैन. आई मीन, अगर आप इस तरीके से, अब मैं टेक्निकल बातें करता हूं. देखिए, आप आर गांधी वर्सेस वो जो एविडेंस ट्राइब्यूनल के ऊपर जो केस है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आर गांधी वाला एक केस है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि जो ट्राइब्यूनल है, यहाँ पे वो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस लॉ नहीं होना चाहिए. ये बेसिकली एक पीपल फ्रेंडली ट्राइब्यूनल, तो वो पीपल फ्रेंडली, राइट? तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल क्या करते हैं, वेरी सेलेक्टिवली एविडेंस लॉ अप्लाई करते हैं और नहीं करते. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. एक महिला के लिए हमेशा बहुत डिफिकल्ट होता है अपना सिटीजनशिप प्रूव करना, क्योंकि जो एंटायर प्रोसेस वो बहुत ही जेंडर्ड है, बहुत ही जेंडर बायस है. क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका सिटीजनशिप प्रूव करने का, वो है वोटर लिस्ट, है ना? वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है. अगर वो सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करते हो ट्राइब्यूनल के सामने, तो एडमिसिबल डॉक्यूमेंट होता है वो. तो महिलाओं का क्या होता है, पर्टिकुलरली जो ये गरीब महिलाएं हुए, मुसलमान महिलाएं, ये बहुत पहले इनका शादी, अभी भी जो है असम में चाइल्ड मैरिज इज अ बिग प्रॉब्लम. तो यू गेट मैरिड बिफोर एज ऑफ 89 से पहले, बिफोर मिनिमम एज टू वोट वाज 21. उसके पहले अगर आपका शादी होता है, तो आप फर्स्ट वोट देने से पहले आप अपने मैट्रिमोनियल होम में अपने पति के घर में चले जाते हो, वहां से वोट देना शुरू करते हो. आपका जितने भी वोटर लिस्ट है, वहां पे आपका जो एक कॉलम होते हैं हस्बैंड, फादर मदर हस्बैंड, वो हस्बैंड का नाम लिखा होता है. तो वो वोटर लिस्ट आपके काम पे नहीं आते. एक मेल जो अगर पुरुष है, उनका हर डॉक्यूमेंट में फादर के साथ नाम लिखा होता है. ही कैन इजीली प्रूव
that he is the son of his father. A woman cannot prove that she is the daughter of her father. Or in absence of the voter list, the document she submits is a Gaubura certificate, Gau Panchayat certificate, school certificate, or Nikah certificate. These all documents are not public documents. These are private documents. These documents are admissible in the tribunal before any judicial forum, subject to it's it should be proved or authenticated by the issuing authority. Say अगर आपने स्कूल सर्टिफिकेट जमा किया तो आपका हेडमिस्टर आना पड़ेगा. से आपने 1992 में स्कूल गए थे तो वो 1992 का रजिस्टर बुक लाके आज के डेट में ट्राइब्यूनल में आके बोलना पड़ेगा कि अच्छा जो मेरा प्रेडिसेसर थे, अभी तो हेडमास्टर मे बी ही वुड हैव बीन ही रिटायर्ड बाय नाउ, जो मेरा प्रेडिसेसर थे वो इन्होंने इनको ये सर्टिफिकेट इशू किया था और ये रजिस्टर है, यहाँ पे इनका नाम लिखा है, ये उनका फादर नेम है. तो ट्राइब्यूनल बेसिकली वो डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट करते हैं कोई ना कोई गलती निकाल के कि अच्छा ये एविडेंस लॉ के हिसाब से ये प्रूफ नहीं हुआ है. ठीक है, वेरी स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस लॉ. अब उनको समझना चाहिए कि भैया अच्छा हिलाएगा तो इनका डॉक्यूमेंट ही नहीं होता है वोटर लिस्ट, ये तो यही सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, यही से इनका जो मेनली द वुमेन रिलाइज ऑन दिस डॉक्यूमेंट. नाउ if your parents, if your siblings come before the tribunal and depose, testify that this lady is my daughter, my sister, or my whatever relative, so that should be admissible under the Evidence Act according to section 50. अभी मैं देखता हूं कि यूनिफॉर्मली जो है वही भी आके आपको डिपोजिशन दे दे. अगर फादर भी आके बोले कि ये मेरा बेटी है, उसको आप रिजेक्ट कर देते हो. एक तो आप सेलेक्टिवली आप there is a strict application of the evidence law, and then the other where it helps the opposite party, the accused, so-called accused, there you are not the where evidence act इनको help कर रहा है, आप उसको आप admissible नहीं कर रहे हो. तो ये टेक्निकलिटीज में जाके लोगों को फॉरेनर बनाते हैं. इतना हर्श प्रोसेस हो गया. Like I said that if this entire modus operandi is made applicable to rest of India, hardly anyone will be able to prove their citizenship. आज के डेट में आप कोई भी आप मर्डर केस ले लो, एनडीपीएस के अंदर एक केस ले लो, जो भी केस ले लो, आपको जीतना एक आपका पॉसिबिलिटी दिखता है कि अच्छा भैया ये लूप होल है इस केस में, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो लूप होल है, मैं ये क्रैक करके मैं ये केस जीत जाऊंगा. एफटी में फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में कोई ट्राइब्यूनल किसी को भी इंडिया नहीं डिक्लेयर करते, सबको फॉरेनर डिक्लेयर करते. आप मुझे दिखा दो, आप पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, देखता हूँ कितना फॉरेनर है. एक तो क्या था आपका सुप्रीम कोर्ट में अशरफ और किसका केस में जो सीबीआई इंक्वायरी दिया था, एक निकला था यूपी से, एक निकला था आपका बिहार से. अगर उस तरीके से हर केस में सीबीआई इंक्वायरी होता है, मैं आपको डट के कहता हूँ विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कन्विक्शन, एवरीवन विल बी फाउंड एज एन इंडियन सिटीजन. अमन, आपने जो यूनाइटेड यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में जो टेस्टिमोनी लिखी है, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि वो आइडिया कैसे आया और हाउ डिड इट हेल्प इवेंचुअली? I don't know how will it help, but I was invited to Harvard India conference to speak on citizenship issue, and other Ivy League schools, Harvard Law School, Columbia Law School, Yale Law School. So there was a hearing where also I got invited. 4th of March ko tha that I have to testify before this hearing on citizenship laws. So that's how I got an invitation from them, from the Yusuf. And I really don't know, how will it help, but if you are talking about it, if people are talking about it, maybe people are knowing more about it. You read my testimony there, you hear my testimony which is on YouTube. People should know how Indian citizens are getting declared as foreigner, how due process is being violated, how the constitutional values are being slaughtered. So if people come to know, that's how it is making difference. I think people should know, the institutions should know that at the end of the day, Indian citizens are getting declared as foreigner, and it is not helping anyone. You are, by declaring your own citizen as foreigner, you are not helping anyone actually. अमन, हम बस एक लास्ट सेगमेंट में हैं. इस सेगमेंट में मैं आई टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द पब्लिक, और जिसको इंटरेस्ट रहता है कुछ सवाल पूछने के लिए, तो मेरे पास 2 सवाल हैं आपके लिए. एक, मोहम्मद अनवर जानना चाहते हैं कि असमीज मीडिया का रोल
कैसा रहा पूरी सीए एनआरसी एनपीआर स्टोरी में? डिड दे मैनेज टू प्ले द लोकल मीडिया देयर, डिड दे मैनेज टू प्ले अ फेयर रोल, या आपको लगा कि उन्होंने जस्टिस नहीं करा? देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए लोकल मीडिया जो है वो हमेशा से ही इस चीज को, देखिए कभी कभार क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो जो धुबरी से ग्वालपारा से वापर असम जाते हैं, उनको अरेस्ट करता है, मैन अरेस्ट करता है, अरेस्ट करके बोलता है कि हमने बांग्लादेशी पकड़ा है। तो बड़ा बड़ा हेडलाइन आता है न्यूज़पेपर में। फिर पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करता है, मिलता है कि कोई भी नहीं है बांग्लादेशी, सब इंडियन सिटीजन है, उसको कोई पब्लिश नहीं करता। तो जो मीडिया है वो हमेशा से जो ये सेंटिमेंट को फैन करते आ रहा है कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स है। तो पहले तो आई मीन एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ एनआरसी, इवन वी सपोर्टेड दैट, but slowly steadily when it was found that there are no they could not find enough foreigner, pura boomerang ho gaya even on the media. So they are also doing stories on which discredit the NRC process. So I don't see any positive role of local media here. Very often they have misled people, and लोगों को मिसलेड करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा से ही। At least on this issue, they have always exaggerated the issue and inflated number बोल के लोगों को गुमराह करके। That's how people maybe came to believe that there are many illegal migrants here. एक ट्विटर हैंडल है लॉयर बीबी, शी वांट्स टू नो कि लोगों को क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और कैसे डॉक्यूमेंट्स पोजेस करने चाहिए इन केस अगर पुश कम्स टू शव और एनआरसी होता है तो अक्रॉस द कंट्री। देखिए मैं कभी भी ये सवाल का जवाब नहीं दे पाया, है ना, कि क्या डॉक्यूमेंट करेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट आर्बिट्रीली रिजेक्ट किया जाए तो आपका डॉक्यूमेंट का क्या फायदा। अगर आप मुझे टेक्निकली पूछते हैं कि मतलब असम के बाहर क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, तो जो ये प्रोसेस है, जो सिटीजनशिप रूल्स है, वो बोलते हैं कि फर्स्ट कम द एनपीआर, और एनपीआर में जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसको स्क्रूटनी वेरीफाई किया जाएगा, और उसमें जो लोकल रजिस्ट्रार होंगे, जो जूनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, he or she will mark a person as doubtful citizen, and then you will be asked to prove your citizenship. So the rest of India, the use Soli concept, so ki before 1st of July 1987, that if you are born in India, the territory of India, before 1st of July 1987, you are an Indian citizen by birth, irrespective of your parents' citizenship. So basically, you will have to prove that you are born here before 1st July 1987. How do you prove that you are born here? You will prove by submitting your birth certificate, because birth certificate is the only document where the place of birth is mentioned there. Other document, एक पासपोर्ट होता है, कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट तो छोड़ ही दीजिए, कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, बताइए मुझे। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ एक्ट है वही 1969 में आया। It became popular very much later कि बर्थ सर्टिफिकेट लोगों को बनाना पड़ेगा। बहुत लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। In absence of birth certificate, how exactly do you prove that you are born in India? Right? It will be almost impossible to prove that you are a citizen of India. And when this modus operandi is used, कि चेरी पिक करके किसी का नाम, किसी का यहाँ हुआ करके, तब तो भैया हर किसी को प्रॉब्लम होगा। And if the tribunal members are so arbitrary, if they decide your citizenship case in arbitrary manner, then so you have it. No document will protect you. इनका एक दूसरा सवाल भी है, और जो आज पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि आप एक ऐसा केस कैसे हैंडल करेंगे किसी एक वुमेन का जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। देखिए ये जो पूरा जो केस ये डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर रिलाई करता है ना, पूरा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अब अगर किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आइडियली जो है वो उनका जो रिलेटिव है, उनके जो पेरेंट्स है, वो आके डिपोज करे कि ये मेरा डॉटर है, मेरा सिस्टर है। वो भी तो एडमिसिबल एविडेंस है अंडर एविडेंस एक्ट। तो इफ ड्यू प्रोसेस इज फॉलोड, रूल ऑफ लॉ इज फॉलोड, तो उसको फिर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो एविडेंस आएगी उसके हिसाब से उनको सिटीजनशिप, अपना नागरिकता प्रूफ हो जाएगा। लेकिन
जिस तरीके से आर्बिट्रीली काम करता है वो तो किसी का भी डेपोजिशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है. बट अंडर आइडियल सर्कमस्टेंसेस, yes, you can win a case if evidence act is followed. Certain section of the evidence act, like I said, section 50 also says that if your relatives gives a statement that should be relevant. So that's what I believe. I mean, that your evidence of your family members will save you if only the rule of law is followed. अमन वदूद, लाइट्स कैमरा आजादी पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत मजा आया, बहुत इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन थी. Thank you so much for having me. It's a pleasure talking to you, and thank you so much. As one of my upcoming guests on the show, Umair Ahmed said it very well, and I put, Aman is the true hero of the Republic, and I cannot deny that. मुझे अमन से बात करके इतना अच्छा लगा और इतनी खुशी हुई कि इनके जैसे लोग हैं जिनके कारण देश आगे बढ़ रहा है. मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कहता हूँ, इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रोपेगेंडा है कुछ राजनीतिक दलों के लिए अपनी आइडियोलॉजी को एडवांस करने के लिए. इसका सच से कोई वास्ता नहीं है. जैसा कि अमन ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे या कोई ये नहीं कह रहा इलीगल इमिग्रेशन है नहीं, पर हमें ये ज़रूर पता है कि डिटेंशन सेंटर्स में जो लोग रह रहे हैं वो भारतीय है और उन्हें निकालना आपकी, मेरी, इस समाज की, हम सबकी जिम्मेदारी है. हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है. क्या हम एक ऐसा देश बनना चाहते हैं जहाँ पे लोगों को बेवजह डिटेंशन सेंटर्स में डाला जा रहा है क्योंकि वो एक भाषा बोलते हैं या एक समुदाय से है, या हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ पे हर व्यक्ति को बराबरी से देखा जाए और उसे न्याय का अधिकार हो. एक इंसान को जब आप डिटेंशन सेंटर भेज देते हैं और उसे 2 या 3 या 5 साल बाद निकालते हैं और कहते हैं सॉरी, तो ये कहाँ का न्याय है? अगर आपकी आंखें अभी भी नहीं खुली तो शायद कभी नहीं खुलेगी. लाइट्स कैमरा आज़ादी का मकसद है ऐसी कहानियों को बाहर निकालना और उनको आप तक लाना. हम उन्हें निकालते रहेंगे और हम रुकेंगे नहीं. शो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया तो आप मुझे ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हैं. मेरा ट्विटर हैंडल है THOONEDIT. आप मुझे अपना फीडबैक ईमेल भी कर सकते हैं vandit.jain@outlook.com पे. इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, लाइट्स कैमरा आज़ादी शो का नाम है, और आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं. धन्यवाद. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर. जय हिंद.